स्वागत है आपका एक बार फिर। भारतीय बाजारों में आज फिर हमने देखा है मुनाफा वसूली हावी होती हुई। हालांकि दिन की शुरुआत इतनी कुछ खराब नहीं थी, लग रहा था 17,800 पर फिर से लौटेंगे, जो 17,811 तक का हाई हमने दिखाया था सुबह में। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा है, ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक दरअसल मुझे याद है ठीक दोपहर के आसपास 11 बजे के करीब आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पर भी डिप। हालांकि डिप से कुछ रिकवरी के संकेत बनते जरूर दिखाई दे रहे हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। चाल फिर से थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई। गुड आफ्टरनून हर्षिता। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी हर्षिता आपको बहुत एक छोटी सी रेंज मिल रही है और उसी रेंज में दोनों इंडिसेस हैं। अगर आप आज के लो को देखें तो वेल डिफाइंड बेस वन था, आज का हाई देखें तो वेल डिफाइंड, अगर आप देखें ऑप्शन राइटर्स का जोन था। कोई डिसाइसिव मूव तो हर्षिता कल ही आएगा, आई थिंक पोस्ट पॉलिसी। मैं ज़्यादा मैंडेट अपना देना चाहूँगा निफ्टी बैंक पे। अब देखिए आज सुबह सुबह आप देखें एक लेवल था 17,867, 725। अगर आप इंट्राडे देखें, मैं सुबह भी ये व्यू शेयर किया था कि बतौर इंडेक्स ट्रेडर आपके पास मनोवरिंग का, आपके पास रोटेट करने का, आपके पास अगर आप देखें डायरेक्शनल ट्रेड लेने का बहुत स्कोप नहीं है। ये नहीं कि लॉन्ग करके बैठ गए तो बैठ गए, नहीं। सुबह सुबह बाजार में डिप आया, 725 का लो लगा, फिर एक पुल बैक आया टुवर्ड्स 770, 780, फिर कोलैप्स हुआ, फिर 60, 750 तक गया, फिर वहां से पुल बैक देके 720 की रेंज में आया। मोटे तौर पे हर्षता नीचे अगर आप देखें 667, 650 बेस है और ऊपर की तरफ 810 वो एक कॉल राइटर्स का जोन है। अभी भी मैं कहूंगा बतौर ट्रेडर इस रेंज को प्ले करिए। पिछले 5 सेशंस की 10 सेशन की एक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रही है बाय द पैनिक। इंट्राडे पैनिक्स को बाय कीजिएगा और बाजार एक बेस्ट क्लोजिंग देके जा रहा है। हाँ, कल अगर आप देखें बात था, कल ऐसा नहीं हुआ था, पर आप निफ्टी बैंक को देखिए आज क्या था हमारा बेस वन, बेस टू। बेस वन था करीब करीब 41,240, 41,100 की ट्रैजेक्टरी, वहीं से गया, वहीं से पुल बैक लिया। 41,500 पे कॉल राइटर बैठा है तो बैठा हुआ है, पूरे दिन वो रेंज मेंटेन्ड, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अभी इंडेसिस रेंज से बाहर आने को तैयार नहीं है। हर्षता इस छोटी सी स्क्यूज रेंज को, जो कि कल भी मेंटेन्ड थी और आज भी मेंटेन्ड है, थोड़ा बाहर लाने में एक ट्रिगर की जरूरत है। जरा प्लीज आप लेके आइए निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा। 12 बजे भी डेटा हमने रीड किया था और 12 बजे जब मैं इस मंच को छोड़ के गया था, लगभग आप समझ लीजिएगा कि लोअर रेंजेस थी, वहां से थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, फिर वहीं से पुल बैक। आप देखिए प्लीज 6 कॉल्स लेके आइएगा, पुट्स लेके आइएगा। 17,800 की कॉल को देखिए, ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई 1.26 CR, 1.25 करोड़, 17,976 लाख, 18,000, 1.25 करोड़। जितना आउटस्टैंडिंग हुए 18,000 की कॉल का है, लगभग उससे ज्यादा 17,800 की कॉल का हो गया। तो आपको ये मैंडेट दे रहा है, ये आपको व्यू दे रहा है कि जनाब जब भी आप लॉन्ग ट्रेड्स लोअर लेवल पे पिक करें, प्लीज कम आउट ऑफ दोज लॉन्ग ट्रेड्स क्लोजर टू 17, 780, 90, क्योंकि 800 एक लोड जोन है। और जिस प्रकार का हर्षता पुट ऑप्शंस का आउटस्टैंडिंग वाई है 17,700 की, 17,600 की पुट का, अभी इस जोन में शॉर्ट जाना गलत होगा मेरे ख्याल से। बेस पे पिक कीजिए, अगर आपने आज ही बेस पे पिक किया होगा तो आप 70 पॉइंट की ट्रेड प्रॉफिट पे होंगे, और अगर आपने सुबह भी बेस पे बाय किया होगा तो 70 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे होंगे। 70-80 पॉइंट की गुंजाइश रखिए अपने लॉन्ग ट्रेड पे और प्रॉफिट्स को बुक करते चलिए। जरा प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइए। सुबह भी मैं कह रहा था कि 2 जोन्स होंगे बाय करने के, 17,200, ये 41,240, 41,100, 41,026, वहीं से एक पुल बैक आया। बट अभी के स्टेट्स भी यही कहते हैं। अगर आप इस वक्त प्लीज 41,500 की कॉल लेके आइए, आप लेके आइए 41,600 की कॉल, आप लेके आइए 41,000 की पुट और 41,100 की पुट, वो एग्जैक्टली आपको यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हर्षता कि इस जोन से अभी निकलना मुश्किल है विदाउट एनी फ्रेश ट्रिगर्स। आप जरा 41,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, 46 लाख, इंट्राडे में 21 लाख कॉल बिकी है वहां पे, दैट्स ह्यूज, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है हर्षता कि निफ्टी के लिए फॉर द टाइमिंग रेंज है 17,800, नीचे 17,650, 17,667, और निफ्टी बैंक के लिए 41,510 और नीचे करीब 41,100। यही बेस है, इसी रेंज को ट्रेड कीजिए, इसी पे फोकस कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अभी मेरे पास कहने के लिए एज पर दीज ऑप्शन राइटर्स। हर्षता 2 दिन से ही हो रहा है, इन दोनों ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब करके रखा हुआ है।
तो ये फिलहाल क्लियरली वो रेंज इस बीच 60 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ निफ्टी बैंक 41,432 के स्तरों पर इस समय देखने को मिल रहा है कारोबार। अच्छा, भारत डायनामिक्स बीडीएल नतीजे आ चुके हैं। ये क्वार्टर थोड़ा सा फीका रहा है क्योंकि जो आय है 800 करोड़ से घटकर आधी हो चुकी है, 462 करोड़ के आसपास का फिगर आया है। इस बीच हमने देखा है जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो 200 करोड़ के ऊपर होती थी, 83 ऑड करोड़ के आसपास वो आता हुआ आंकड़ा। स्टॉक में हमने देखा 3% तक का करेक्शन, इस समय अभी भी दबाव में है काउंटर, 2 से 2.5% नीचे। मुनाफा 60% घटा है इस क्वार्टर में, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वार्टर अच्छी डिलीवरी वाला क्वार्टर नहीं रहा है। मार्जिन जो 36% होते थे वो भी लगभग इस समय 19% के आसपास आ गए। तो क्लियरली हमने देखा है प्रेशर ऑन प्रेशर अक्रॉस क्वार्टर्स, अक्रॉस पैरामीटर्स इस कंपनी की तरफ से आता हुआ, तो वहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये बात हुई बीडीएल की। 8 रुपए 15 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड आपको जरूर मिलेगा, लेकिन नतीजे खराब है, परफॉर्मेंस फीका है। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स आपको दिखाते हैं, जहां पर हमने देखा है सबसे ज्यादा हरकत आज के ट्रेड में बनती दिखाई दी है और ट्रेड्स दोनों तरफ के देखने को मिले हैं क्योंकि मार्केट का मूव दरअसल मंदी की तरफ बैठ रहा है। तो वो ट्रेंडिंग काउंटर्स जो नीचे खींच रहे हैं मार्केट को आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और मेटल्स है फोरफ्रंट पर। 2 फैक्टर्स, एक तो टाटा स्टील नतीजे खराब थे, 25 करोड़ का लॉस, आगे का आउटलुक थोड़ा सा फीका है। और यूरोप में जो एबिटा नेगेटिव हुआ है वो सिलसिला थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, एक और क्वार्टर एट द मोस्ट, 1 से 1.5 और क्वार्टर, उसका प्रेशर हावी होता हुआ 5.5% नीचे है काउंटर। हिंडाल्को नोवेलिस के नंबर्स के बाद यहाँ पर भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। एक तरफा तेजी में रहा था आईटीसी बजट और बजट के बाद, लेकिन आज फिर करेक्शन देखने को मिला है 2.5% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प अहेड ऑफ नंबर्स हमने देखा है करीब 1.5% तक के नुकसान के साथ कारोबार। लेकिन आप देखिए आरती इंडस्ट्रीज हो, एलआईसी हाउसिंग हो, मुथूट हो, वोडाफोन आइडिया हो, ये काउंटर्स भी हैं जहां पर मुनाफा वसूली ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेशर पॉइंट्स है ये मार्केट के। दूसरी तरफ लेकर आइएगा तेजी वाले ट्रेड्स। कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है खरीदारी का एक्शन आज बनता हुआ दिखाई दिया है। तो एक पुलबैक आता हुआ अदानी ग्रुप में, अदानी एंटरप्राइजेस आपके सामने 15% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज 2.5% ऊपर, इंटेलेक्ट डिजाइन, पेट्रोनेट जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है डिसेंट वॉल्यूम्स पर दरअसल तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच लेकर आते हैं आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर। चार्ट दिखा दीजिएगा स्टॉक का, क्योंकि नतीजे आ रहे हैं, कंसोलिडेटेड आय बढ़ी है और यहाँ पर एक अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दिया है, तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा कुछ कंपनी नहीं कर पाई है, इसीलिए वो स्टॉक इस समय 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। आगे और डिटेल्स लेकर आएंगे, याद रखिएगा 284 डे लो था और उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट में 25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 323 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने दरअसल पोस्ट किया है और उसके बाद वो स्टॉक दबाव में आता हुआ। कुछ और डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। ऑपरेटिंग फ्रंट पर कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है वो भी करेंगे आपके लिए पेश। तो ये है फिलहाल हाल चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक आपके सामने। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। आज फंडामेंटल्स पर मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश गाबा आपको देंगे इस समय का टेक्निकल ट्रेड। इसके अलावा मानस जायसवाल भी तैयार हैं। यही नहीं, कुछ और चेहरे भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कार्यक्रम में आगे, उनसे भी बात होगी। इसके लिए स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान और सुदीप शाह को भी आगे हम जोड़ेंगे। फिर 2:20 पर आज बालाजी अमाइंस के नतीजों पर कंपनी के एमडी डी राम रेड्डी से होगी खास चर्चा। 2:40 पर 4 का चौका, जहां पर सस्ता ऑप्शन सुदीप शाह देंगे तो एफनो सुपरस्टार श्रीकांत से लेंगे। मानस से जानेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा आज मयूरेश जोशी तैयार करके आए ही हैं। 2:40 पर मार्केट बिग वॉइस में आज कुंड बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे और डीलिंग रूम का भी जायजा रहेगा आपके साथ। जैम, तो ये अगर आप देखें मेहमानों का पैनल है हमारे स्क्रीन पे, और निफ्टी ने एक पुश देने की कोशिश करी 7731, और बैंक निफ्टी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 41430। बस एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, उस मॉर्निंग हाई पर निफ्टी बैंक की हाई पे नज़र रखिएगा, क्योंकि दोनों कॉल राइटर्स काबिज वहीं पे हुए हैं 41500 और 17800। ठीक है, बस उन हाइस पर नज़र रखिएगा। अगर हम जाते हैं उसे चेज़ करते हैं, क्योंकि नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है और HDFC बैंक ने इस पुल बैक में बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाई है। मैं आता हूँ, इन पे बात करेंगे, बट मोर और लेस रेंज पे फोकस कीजिए जब तक कि वो कॉल राइटर्स का जोन ना निकल जाए। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, मानस नमस्कार, मयूरेश नमस्कार, कार्यक्रम में सभी का स्वागत है आपका। पहले मानस आपकी कॉल लूँगा। मानस, अभी भी इंडेक्सेस आपको इसी रेंज में लग रहे हैं? और देखिए क्या रिवर्सल आया लगभग 1:30 बजे के आसपास से लेकर अब तक
इसी रेंज में ट्रैप, और इस रेंज में क्या ट्रीट करना चाहेंगे आप? तो देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जब तक 17,900 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। लेकिन उतना सही ये भी है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 17,400 17,500 की रेंज में है। तो जब तक डाउन साइड 17,400 के नीचे निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। तो आई थिंक इस रेंज में प्ले कर सकते हैं, और आई थिंक बेटर आइडिया कि आप स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करें और फिलहाल के लिए इंडाइसेस को छोड़ दें इसी स्तरों पर। जो ट्रेड लेना है स्टॉक स्पेसिफिक, तो मेरा समझना है कि मदरसन सुमी पे ध्यान देना चाहिए। देखिए कल हमने ब्रेकआउट देखा, एक 78 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन आज इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट इसलिए है क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, उसके ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मदरसन सुमी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 78.90 ये कैश लेवल्स हैं, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ कम से कम 84 तक के भाव आप मदरसन सुमी में देख सकते हैं। 80 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी करिए। 3 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 25 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 5.5 रुपए के टारगेट के लिए। ये फिलहाल मानस की तरफ से राय। ये संवर्धना मदरसन का एक ट्रेड आप सजा रहे हैं जहां पर 80 का कॉल लेकर चलना है। गावा सर, आफ्टरनून बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसका रीजन ये है कि लो लेवल से बहुत बढ़िया टेक्निकल डायवर्जन है, उसके हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करें 1182 का। मेरा पहला टारगेट रहेगा 1200 गोदरेज प्रॉपर्टीज का। उसके बाद 1220 भी आते दिन में पॉसिबल है। तो 1200 के लिए यस गोदरेज प्रॉपर्टीज, स्टॉप होगा 1175। यस 1200 का टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। स्वाति होतकर भी हमारे साथ तैयार दिख रही है। स्वाति, गुड आफ्टरनून, बताइए ट्रेड। यस, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो उसने एक सेल ऑफ विटनेस किया था, उसके बाद उसने पुल बैक रैली काफी अच्छी दिखाई है फ्रॉम ऑलमोस्ट 900 के लेवल से ना। आज ये 200 डीएमए के ऊपर भी आ गए हैं, काफी वेल सस्टेन है। मार्केट में सेल ऑफ नजर आ रहा है, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखी है। तो ये सब टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 1070 1080 के इस लेवल टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे टाटा केम बाय कीजिएगा। 1005 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1080 रुपीज। सेकेंड बाय कॉल मेरा महिंद्रा सीआई पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर में भी मैं टेक्निकल सेटअप्स देख रही हूँ तो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस का है। कंटिन्यूस ये न्यू हाईस की तरफ जा रहा है। अभी भी उसका 52 वीक हाई 418 के आसपास है। मुझे लगता है कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि वो एक बार सरपास करके एक न्यू हाई हमें देखने मिल सकता है, जो कि 440 435 तक ये काउंटर को लेके जा सकता है। तो महिंद्रा सीआई करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 395 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 435। तो 435 के टारगेट के लिए महिंद्रा सीआई एक बाय कॉल और टाटा केमिकल्स में भी एक बाय कॉल। यहाँ पर हमने देखा है दरअसल टाटा केमिकल्स में जो तेजी आई है उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि सोडा ऐश की प्राइसेस दरअसल ग्लोबली वो जो टर्की में अर्थक्वेक आया है उसके चलते भागने लगी हैं, तो थोड़ा बहुत उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। रियली डोंट नो, इस पर शायद मयूरेश और टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन स्टॉक इसीलिए घूमा है और करीब 2-2.5% ऊपर इस थोड़े बहुत मुनाफा वसूली वाले मार्केट में। मयूरेश, आफ्टरनून। टाटा केमिकल्स पर कोई फंडामेंटल टेक है क्या? ये सोडा ऐश के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसका फायदा मिल सकता है? दिस इज परहैप्स टू डू विद दैट अर्थक्वेक जो सीरिया टर्की में आया, क्योंकि उस रीजन से अच्छा खासा सप्लाई ग्लोबल मार्केट से आता है, और आपका कोई खास स्टॉक है तो वो भी बताइए। Afternoon, Harshada ji. Afternoon, Viru ji, and good afternoon to everyone on the panel. तो बिल्कुल, I think the Turkish markets are the second largest producers सोडा ऐश के, और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, obviously I think सप्लाई प्रेशर्स के कारण prices are going to move northwards. दूसरी चीज I think जो एंड एप्लीकेशंस है सोडा ऐश के, whether they range from plastics to glass making, ये सारे एप्लीकेशंस बहुत यूनिकली प्लेस्ड है, and Tata Chemicals probably has a large element both in terms of Indian operations or overseas operations. तीसरा, to say the least, soda ash prices obviously correct हुए थे, but with the China unlock trade and this unfortunate incident, maybe थोड़े supportive रह सकते हैं टाटा केमिकल्स के लिए। जहां तक हमारी वॉच लिस्ट का सवाल रहा है विलियम ओनिल मार्केट्स पे देंगे हर्षदा जी, कैपिटल गुड स्ट्रोक इंफ्रा पे हमारा स्ट्रॉन्ग फोकस रहा भी है। बजट में एलोकेशन जितने हुए हैं 10 लाख करोड़, थोड़े आइडियाज जो हमने डिस्कस किए थे, एस्केप इंडिया, इंजीनियरिंग का, एक और स्टॉक वॉच लिस्ट पे जरूर रहना चाहिए। ऑब्वियसली कंडीशनल है क्योंकि 2200 लेवल्स क्रॉस करने स्टॉक के लिए बहुत अहम है। स्टॉक का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन।
एब्रेसिव्स और सिरेमिक्स एक बहुत इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहते हैं कोई भी डेवलपमेंट के लिए अगर प्रोजेक्ट्स करने हो तो एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट प्रोबब्ली नीड्स टू बी डन और जो ऑर्गेनाइज शेयर है स्पेसिफिकली एब्रेसिव्स का जो 55% उसका मार्केट शेयर है ग्राइंडवेल में only 2 organized listed players are in this space out of the 5,000 to 7,500 crore market that it possesses. दूसरा आई थिंक जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद इन दिस स्फीयर है इसका मार्जिन एक्सपेंशन ऑब्वियसली एलिमेंट्री होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्जिन एक्सपेंशन लाजमी होगा बैलेंस शीट के ग्राइंडवेल के वी शुड रिपोर्ट मार्जिन एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 21 to 22%. तीसरा जो हम बहुत अहम अर्निंग्स पे फोकस रखते हैं टॉप लाइन 21% और बॉटम लाइन ग्रोथ हमारे हिसाब से 22 से 23% ग्रोथ हो सकती है जिसकी वजह से इनके आरओईज 19 से 20% तक है. डेट फ्री बैलेंस शीट है और कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो जैसे अपार ने परफॉर्मेंस दिया था बेस्ड ऑन इट्स नंबर्स हमें लगता है आई थिंक दिस स्टॉक कैन प्रोड्यूस गुड सेट ऑफ अर्निंग्स रिएक्शंस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. ये स्टॉक डेफिनेटली रडार में. मयूरेश यानी मोर और लेस मैं ग्राइंडवेल नॉटल को अगर मान के चलूँ तो आप जिस थीम में रियल स्टेट एंसिलरी को रखते हैं जैसे जो एडवांटेज आप कैपिटल गुड्स को देते हैं जो एडवांटेज आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को देते हैं उसी थीम के अंदर मान के चलूँ इसे रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी. बिल्कुल वीरू जी एंड इनफैक्ट अगर रियल एस्टेट एंसिलरी की बात करते हैं तो कल सुबह के शो में भी हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था जो वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स. स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में है ये कंपनी अगेन इंफ्रा स्ट्रोक रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इसका जो टेनेसिटी है ड्यूरेबिलिटी है और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहती है वो बहुत कम रहती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टील. तो मुझे लगता है कैंसिलर के लिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स भी. जी हाँ. और ग्रीनवेल ऑटो का मैं ग्रीनवेल नॉटन का चार्ट दिखा था मेरे वाकई बहुत इंप्रेसिव. और इसका ये देखिए इसका मूव भी वहीं से शुरू हुआ जहाँ से रियल स्टेट का मूव शुरू हुआ था. 29 दिसंबर 2020 को भाव था इसका 600 रुपये और इसका हाई लगा करीब 5 सितंबर को 2400 रुपये का. और 200 डेमा का हर डिप बाजार ने इस पर इतना खूबी से बाय किया कि पूछिए मत. बहुत अच्छा कर आप देखें कॉल थी आपकी स्क्रीन पर. अच्छा एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो इस वक्त एक बहुत शार्प स्विंग दे रहे हैं. देखिए मोर और लेस कॉल्स पूरी हो गई हैं. मानस के पास में आता हूँ. मानस एबीबी मेरे ख्याल से कल या परसों में राजेश जी ने पिक किया था. इनफैक्ट कल पिक किया था. इसने बहुत कमांडिंग पोजीशन में कल क्लोजिंग दी थी अब ऑल मूविंग एवरेजेस नाउ 3030. अभी एबीबी पे कोई ट्रेड और अगर एबीबी के साथ साथ एलएनटी या फिर सिमेंस या फिर कमिंस कुछ पिक करना हो इस वक्त तो पिक करना चाहेंगे आप? तो देखिए ये जितने स्टॉक्स के नाम आपने लिए ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है. सीमेंस तो बिल्कुल फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक दिखा सकता है. हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी आपको 200 रुपए का अपमूव सीमेंस में देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 3000 के रहेंगे और 3300 रुपए के टारगेट रहेंगे. लेकिन एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो अभी भी देखिए एबीबी में अभी भी देर नहीं हुई है. 2 दिनों का मूव देखने को मिला है लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट तो आज देखने को मिला है. आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 3150 तक. तो करंट लेवल्स पे आप एक ट्रेडिंग कॉल एबीबी में ले सकते हैं. करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए. 2960 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 3150 के टारगेट सेट करिए. तो एबीबी में एक अपॉर्चुनिटी 3-3.25% तक के गेन्स इस समय ट्रेड में देखने को मिल रहे हैं. अच्छा एक और स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लाना चाहिए जहां पर इस घंटे थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ रहा है. दरअसल रैमको सीमेंट मेरे ख्याल में नतीजे कुछ ही क्षणों पहले आते दिखाई दिए थे. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैंने वो फ्लैश कहीं पढ़ा था. स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. थोड़ा सा पीक कर रहा है करीब 14 रुपए के गेन्स 2-2.25% के इजाफे पर खड़ा है ये. इस पर अगर स्वाति कोई ट्रेड है तो बताइए. डेफिनेटली हम लोग ने काफी अच्छा स्पाइक देखा था. इंट्राडे स्पाइक भी अभी हमें नजर आई थी कुछ टाइम पहले 735 तक ऑलमोस्ट काउंटर को लेके गई थी. अभी अगर मैं इंट्राडे 120 मिनट या 60 मिनट्स का भी चार्ट है तो उसने एक पेंडेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है जो कि 690 के आसपास था. तो उस हिसाब से ये मुझे लगता है इसमें स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है. वापिस 700 के लेवल्स अगर ये ब्रेक करते हैं 720-730 के लेवल देख सकते हैं. अगर इंट्राडे स्पेसिफिक आपको लेना है तो करंट लेवल पे यू कैन बाय बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 680 रुपीस फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 720. इनफैक्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे थे. मुनाफे में हमने देखा था थोड़ा सा दबाव आया था लेकिन EBITDA अगर आप ध्यान दें वो 230 करोड़ से बढ़कर 285 करोड़ पर आई थी. मार्जिन्स इनलाइन या फिर रियली 15% के थे पिछले बारी 14% के आसपास आए हैं. ऑपरेशनल नंबर थोड़ा सा बेहतर और स्टॉक में हमने देखा है रिएक्शन.
कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और दिग्गजों पर ही ध्यान अगर आप दें तो निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे और बड़ा सवाल यही है कि कल कमेंट्री क्या निकल कर आने वाली है जब आरबीआई गवर्नर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के डिटेल्स सामने रखेंगे। मयूरेश, हल्का सा इजाफा 0.25% तक का ये मार्केट लार्जली एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पे होगा कि क्या अप्रैल की पॉलिसी में आरबीआई एक पॉज करने को तैयार है। क्या उस तरफ अगर इंडिकेशन आता है तो क्या फिर निफ्टी बैंक में और तगड़ी तेजी की गुंजाइश आ सकती है? आपकी अप्रोच क्या रहेगी प्री पॉलिसी मार्केट्स में इस समय? एब्सोल्युटली, आई थिंक बाजार बचा के चल रहा है हर्षिता जी कि कल एक 25 बिप्स का होगा एंड देन आरबीआई विल प्रॉब्ली लुक एट डेटा पॉइंट्स। हाउएवर आई थिंक जो फेड ट्रेजेक्टरी है और जो डेटा पॉइंट्स यूएस में निकल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पिवट थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है फेड का, और इसलिए शायद आरबीआई हैव टू मैच दैट आर्बिट्राज बिटवीन द 10 ईयर इन द यूएस एंड द इंडियन 10 ईयर एज वेल, जो गैप काफी नैरो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 25 बिप्स कल बाजार बचा के चल रहा है एंड देन प्रॉब्ली लुकिंग एट डेटा पॉइंट्स इन द अप्रैल पॉलिसी। पर एक बात दावे से मैं कह सकता हूँ, आई थिंक लुकिंग एट इंडियाज इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्टरी, whether any other central bank does it or not, RBI will be the first central bank, Harshada ji, to actually initiate a rate cut by the end of this. आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी बैंकों में इस समय? अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो क्या कोटक एंड द लाइक्स पे तेजी का कॉल रहेगा आपका, मयूरेश, टू बी स्पेसिफिक? तो अंडर परफॉर्मेंस रहा है कोटक का, अगर लार्जली आपने देखा तो, जो कि वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑब्वियसली इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, बट मुझे लगता है आई थिंक एचडीएफसी बैंक एक बहुत की पिवट लेवल्स पे उनकी ओडीएल मेथोडोलॉजी, शायद जो अंडर परफॉर्मेंस है और जो नतीजे एचडीएफसी बैंक पोस्ट कर रही है, ऑब्वियसली जो विलय है एचडीएफसी के साथ वो थोड़ा प्ले आउट कर सकता है इन द शॉर्ट टर्म। बट हमें लगता है आई थिंक लार्जर बैंक्स प्राइवेट स्पेस में एचडीएफसी बैंक, और अगर सरकारी स्पेसेस में देखनी हो तो मुझे लगता है आई थिंक कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली होता है, बट कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन बैंकों पे श्योरली ध्यान और नजर। जी और एचडीएफसी बैंक की तो स्ट्रेंथ जनाब गजब की है, इसमें कोई राय नहीं है। अच्छा, एक बार आप आते हैं थोड़ी सी हीट मैप को टच करने की कोशिश करते हैं और डेरिवेटिव्स में हो क्या रहा है इस वक्त। डाक्टर साहब जरा स्टैट्स लेके आएंगे, अमूमन वो स्टैट्स हम देखते हैं 330 के आसपास, लेकिन यहाँ पर एक बार देखना चाहेंगे। देखिए क्या हुआ, निफ्टी ने लगभग मोटा मोटी 80 पॉइंट्स का पुल बैक लिया लोअर लेवल से। निफ्टी बैंक का ये जो पुल बैक है लोअर लेवल से वो अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट का है। सुबह भी 90 शॉर्ट थे और लगभग इतने ही लॉन्ग्स थे 54। अदानी एंटरप्राइजेस में लॉन्ग विजिबल है आज, टाटा केमिकल में, एबीबी में, मोर और लेस ये तीनों स्टॉक हम डिस्कस कर ही चुके हैं। संवर्धन में शॉर्ट कवरिंग है, पेट्रोनेट में, गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल स्टेट स्पेस में है, अदानी पोर्ट्स में, मन्नापुरम फाइनेंस में और एचएएल में। अगर आप देखें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। फिर आइए शॉर्टिंग कहाँ पे हो रही है, कौन सा तबका ऐसा है जो बाजार में इस वक्त शॉर्टिंग विटनेस कर रहा है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ सेक्टर्स को कंपेयर करूं तो निफ्टी आईटी का डैमेज भी इतना शार्प नहीं है। शॉर्ट बिल्डअप है आरती इंडस्ट्रीज में, ओके कोलैप्स हुआ, टाटा स्टील नंबर्स खराब थे, इनफैक्ट पूरा सेक्टर अगर आप देखें पेनफुल दौर से गुजर रहा है। वोडाफोन आइडिया, हिंडाल्को, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पोस्ट नंबर्स। डॉक्टर लाल पैथलैब आईटीसी में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडस टावर्स, डालमिया भारत और एनएमडीसी। तो अभी भी आप देखें बहुत कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉकेट नहीं है जो कि आके एक इस क्लोज को थोड़ा सुपर एग्रेसिव बना दे। गिरने वाले स्टॉक्स भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रेशर नहीं डाल रहे हैं और चलने वाले स्टॉक्स भी कुछ ऐसे नहीं हैं जो सुपर स्विंग दें। लेकिन अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में मुझे फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आता हूँ फिर स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे। लेट्स ब्रिंग आपकी स्क्रीन पे नवीन फ्लोरिन केमिकल बास्केट, सुपर स्विंग देता हुआ। नवीन फ्लोरिन मेरे ख्याल से कल या फिर आज मानस का ट्रेड भी था। मानस फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि इस थीम पे आपने काम भी किया। ये ब्रेकआउट लगभग आप समझ लीजिएगा कि 4 महीने की फॉलिंग चैनल का है और इसका आज एक टेस्ट था कि ये अपने सारे एवरेजेस को काटता है कि नहीं काटता। ये कल के हाई को काटता ही नहीं काटता। कल का हाई एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। एक बात होगी टाटा केमिकल की, नवीन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए कल 2 बजे के शो में मैंने नवीन फ्लोरिन में खरीदारी की राय दी थी और 4300 के टारगेट मेंशन किए थे। मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। आज 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप अपने टारगेट को रिवाइज करके ऊपर लेके जाएं। 4350 वो अब आपके टारगेट्स रहेंगे और जो आपने लॉन्ग पोजीशन अगर बनाई थी और या तो आप फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अभी भी बना सकते हैं। मेरा समझना है कि स्टॉप लॉस को कल की पोजीशन में स्टॉप लॉस रिवाइज करके
41.55 का लेना चाहिए, और या तो फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो भी 41.50 के स्टॉप 55 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 43.50 पहला, और उसके ऊपर शायद 44.25 तक के स्तर भी आपको नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू नवीन फ्लोरिन पर। चलिए अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं, बात करते हैं बालाजी अमाइंस की, जिसके नतीजे आए हैं। थर्ड क्वार्टर में हमने देखा है थोड़ा सा कमज़ोर परफॉर्मेंस है। मुनाफे और एबिटा में करीब 18% तक की गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन भी दबाव में आए। इनफैक्ट यहाँ पर 6% मार्जिन ट्रिम होते हुए 28% के 22% पर आ गए। वॉल्यूम्स में कमी के चलते दरअसल ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और डिटेल लेते हैं कंपनी के एमडी राम रेड्डी से। मिस्टर रेड्डी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। व्हाट्स बीन द रियल कॉज सर? मार्जिन्स में देख रही हूँ नेली 6% तक का करेक्शन देखने को मिला है। ये एक वन ऑफ है या फिर कुछ सेगमेंट्स में थोड़ी सी डीग्रोथ है जो शायद अगले क्वार्टर्स में जारी रहेगी? देखिए, फार्मा का जो है हमारा 50% के ऊपर फार्मा में जाता है हमारा प्रोडक्ट। जो फार्मा में दबाव है, जिसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 30-40% बिलो जा रहा है मेजॉरिटी फार्मा कंपनी में, जिसके वजह से इम्पैक्ट हमारा प्रोडक्ट पे भी आया है। और दूसरी बात ऐसा है, जैसा यूरोप में बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी भी बंद है बिकॉज ऑफ द गैस। हो सकता है अभी गैस का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है अवेलेबिलिटी, जिसके वजह से आगे जाके हमारा प्रोडक्ट्स का इम्प्रूव होने का चांसेस है। और ये जो बोलते हैं आप कि ये स्टैंड अलोन में हुआ है, अगर कंसोलिडेटेड लेते हैं पूरा टोटल अगर करके जाते हैं, हमने 1884 करोड़ का टोटल टर्नओवर किया है। मेरे हिसाब से अगर कंसोलिडेटेड का रिजल्ट्स अगर देख के जाते हैं, इंडस्ट्री से जो आज का इंडस्ट्री में जो चल रहा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री पे हमारा सेक्टर पे जो चल रहा है, उस पे मैं समझता हूँ वी हैव डन रीजनेबली वेल। जो 22% ग्रोथ दिखाई आप 9 मंथ्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर देखते तो 1884 करोड़ का टर्नओवर किया है। इवन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 481.85 करोड़ किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एज अगेंस्ट 395 करोड़ प्रीवियस ईयर 9 मंथ्स का है ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे। हाँ, आप सही बोलते हैं कि स्टैंडर्ड पे थोड़ा मार्जिन पे दबाव आया है, रेवेन्यूज पे ज्यादा दबाव नहीं है, बट मार्जिन पे थोड़ा दबाव है। समझता हूँ थोड़ा और रहेगा आगे जाके। फर्स्ट क्वार्टर में इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इवन हमारे बहुत सारे एक्सपेंशन हाथ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर मिड में आप देखेंगे 3-4 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसा मिथाइल अमन है, एक बुटाइल अमन का है। जैसा आपने देखा पिछले 2-3 दिन के पहले ही हमको एनवायरमेंट क्लियरेंस 4-5 प्रोडक्ट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला, जिसका अगले 2-3 साल में इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। इन एक्सपेंशंस के लिए आप रफली कितना पैसा खर्च करेंगे एंड उसके लिए क्या पर्याप्त फंडिंग है या फिर आपको मार्केट से कुछ पैसे रेज करने पड़ेंगे मिस्टर रेड्डी? अभी 400 to 500 करोड़ का अगले साल का जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये पूरा का आपको मालूम होगा आपको, बालाजी अमाइंस इज अ टोटली डेट फ्री है। आज के दिन कोई 1 रुपए भी हमारा बोरोइंग नहीं है, लोन नहीं है, एंड रादर वी आर सिटिंग ऑन द सरप्लस। और अगले 400-500 करोड़ का भी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे इंटरनल अक्रूवल से करने वाले, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी लोन या एनी मार्केट से कोई फंड रेज करने वाले हैं, तो टोटली इंटरनल अक्रूवल से करने वाले हैं। मिस्टर रेड्डी, एक और चीज़ है, मैं अपने प्रश्न को 2 भाग में मैं यहाँ पे रखूंगा। एक तो क्योंकि सेगमेंट्स की बात की आपने, एपीआई एग्जैक्टली अगर आप देखें इस क्वार्टर में बहुत अच्छा नहीं करके गया, तो अगले 2 क्वार्टर्स में एपीआई से कैसे उम्मीदें हैं? और एक और चीज़ है, आई मीन जिस कैपेसिटी एडिशन की आप बात कर रहे हैं, अगर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर आप देखें कमेंस होती है, तो फर्स्ट हाफ में जो आपका टॉप लाइन है अप्रॉक्सीमेटली वो किस रेंज में होगा? देखिए, हम मानते हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर बाइफरकेट कर सके वो भी अच्छा होगा। अभी हम मानते हैं जो भी अभी चल रहा है जो टेम्पररी, ऐसा हम मानते हैं। हमारा पर्सनली तौर पे मैं बोलता हूँ, जिसके वजह से हमने कोई भी एक्सपेंशन प्लान को रुका हुआ नहीं है। ऑल द एक्सपेंशंस आर ऑन द स्ट्रीम। जैसा एक मिथाइल का एक्सपेंशन है मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर चालू होने वाला, एक बुटाइल का 15,000 टन का कैपेसिटी ला रहे हैं, जिसका अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री है, ये टोटली होने वाला है। ये दोनों का इन्वेस्टमेंट होके
अगले साल में, अभी ये साल का जो है हमने जो गाइडेंस दिया था 22-2300 का दिया था, विल बी डूइंग डेफिनेटली 2400 का टर्नओवर ये साल में करने वाले जो मार्च एंड तक। अगले साल का वी एक्सपेक्ट वी शुड डू एटलीस्ट 27-2800 का एनुअल टर्नओवर करना चाहिए टोटल का कैपेसिटीज और एग्जिस्टिंग का प्लांट्स का नया कैपेसिटीज का जो 2 प्लांट जो कमीशन होने वाले अगले साल में, जिसका 1 क्वार्टर का अपने को बेनिफिट मिलने वाला है एंड ऑफ द ईयर एंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर both the plants will be commissioned. Some revenues will be coming in the next financial year. इस सब पकड़ के we say that 27-2800 का टर्नओवर होने वाला कंसल्टेटेड बेसिस पे। इसके बाद अगला 2-3 साल में, मैंने पिछले टाइम भी बोला था, we aim that we should touch 4000 crores। ये चारों भी एक्सपेंशन जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला, इसका पूरा एक्सपेंशन हो गए तो we should be in a position to touch 4000 crores in the coming 2-3 years. ऑन दैट गाइडेंस आप कॉन्फिडेंट हैं इन द कमिंग इयर्स 4000 करोड़ तक की रेवेन्यू आप अर्न कर पाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द मार्जिन्स? पिछली बारी आपने कहा था 22 से 24%, नाउ यू आर बैक एट 22%। विल यू बी एबल टू टेक द मार्जिन्स अप, या फिर वो लोअर बैंड पर ही आप मार्जिन्स को देखते हैं डिस्पाइट कंसीडरिंग द हेडविंड्स? आज भी मैं बताऊंगा, इन नॉर्मल कोर्स में हमारे प्रोडक्ट्स के लिए sustainable margins, EBITDA margin should be between 22 to 24% वो रहने वाले हैं। ऐसा ही कभी-कभी ऐसा वेरी occasional cases, प्लस साइड occasional cases आया तो 27-28% भी आया, और माइनस में 2% से 17-18 तक गया, 18-20% तक गया माइनस में। But in general course, I am telling you, in our type of products, the EBITDA margin should be, sustainable EBITDA should be between 22 to 24%. शुक्रिया मिस्टर रेड्डी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। स्टॉक हालांकि आज थोड़ा बहुत नंबर्स के बल पर गिरावट दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैनेजमेंट कह रहा है ये एक क्वार्टर का पेन है। होपफुली जैसे जैसे फार्मा इंडस्ट्री से डिमांड पिकअप होती है इनका परफॉर्मेंस भी कुछ बेहतर कर पाएगा। मयूरेश, क्या स्टॉक को ट्रैक करते हैं आप? बालाजी अमाइंस? बिल्कुल करता हूँ हर्षिता जी, बालाजी एल्काइली अमाइंस ये सब ट्रैक करता हूँ। आई थिंक 2 चीजें अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री, एक चीज आई थिंक जो इनके प्लांट्स कमीशन हुए हैं, एक डाइमिथाइल कार्बोनेट का 15000 टन का प्लांट सितंबर 22 में कमीशन हुआ है। ये प्लांट की खूबी ये है हर्षिता जी कि 6 to 8000 टन आर इंपोर्टेड। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर फार्मा एंड लिथियम आयन बैटरीज। तो कहीं ना कहीं एज यूटिलाइजेशन लेवल्स विल गो अप इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने मिलेगा। दूसरा आई थिंक जो 400 से 500 करोड़ का ये केपेक्स करने वाले अगले 2 से 3 वर्षों में, मिथाइल अमाइन का प्लांट, बुटाइल अमाइन का प्लांट जैसे इन्होंने कहा, और एसिटोनाइट्राइल का प्लांट, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस विल टेक अ टोल इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज इमीडिएट पर्सपेक्टिव से, और इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जैसे पार्शियल कमीशनिंग स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा कैश फ्लो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा और मार्जिन सबड्यूट रहेंगे। इसलिए आई थिंक स्टॉक का परफॉर्मेंस थोड़ा रेंज बाउंड ही। ओके, इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे सेंचुरी टेक्सटाइल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और माफ कीजिए सेंचुरी प्लाई के, यस माफ़ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। यहाँ पे जो मुनाफा है वो घटा है, 94 करोड़ से घटकर लगभग 82 करोड़ रुपए रहा है, और यहाँ पे जो आय है इसमें एक जंप है अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ रुपए का। एबिटा अगर आप देखें 140 करोड़ से घट के लगभग 128-60, यानी क्लियरली बॉटम लाइन पे जो प्रेशर है वो विजिबल है। देखिए अभी कुछ देर पहले हम बात करते हैं रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस की, ये भी उसी दौर का स्टॉक है, और अपने करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग, मतलब जो मूव इसने दिया है हिस्टोरिकली, वो पोस्ट कोविड दिया है। जब ये स्टॉक आप समझ लीजिए कि ये स्टॉक हुआ करता था 140 रुपए का, और इसका हाई लगा 750 का, लेकिन अब थोड़े से डिफिकल्ट टाइम्स नजर आ रहे हैं। क्लियरली टॉप लाइन मोर और लेस फ्लैट है, और जो बॉटम लाइन है उसमें प्रेशर है। मयूरेश, एक बहुत अच्छा दौर देखा है इस स्टॉक ने, बट क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं, EMIs में एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें जंप है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इन पे तो पड़ेगा ही। दूसरी बात यह है कि इनको एक बहुत टफ चैलेंज है जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनसे भी। आपका टेक 501 के प्राइस पर इस नंबर के साथ इस स्टॉक पर करेंगे, क्योंकि थोड़ा प्राइस डैमेज जरूर है ये स्टॉक्स में। और एब्सोल्युटली राइट आई थिंक जो रेट हाइक्स हुए हैं, जो नई सेल्स वेलोसिटी है नए लॉन्चेस की, वो थोड़ी थमती हुई दिख रही है मार्केट्स में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आरबीआई और भी अगर रेट हाइक्स करती है तो इन अ कंपल्सिव फैशन,
थोड़े और भी फेंस सिटर्स हट सकते हैं। दूसरा आई थिंक जो होम इम्प्रूवमेंट पूरी थीम है दैट वर्क वंडरफुली वेल अनलॉक फेज में, जहाँ पे काफी रिफर्बिशमेंट्स हो रही थी, लोग नए घर में जा रहे थे और सेल्स वेलोसिटी काफी अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे एक हेवी बेस से, लास्ट ईयर के थोड़ा हेवियर बेस है, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस थोड़ा देखना पड़ेगा। आई थिंक मार्जिन परफॉर्मेंस इतना थोड़ा सॉफ्ट क्यों रहा है पिछले 2 तिमाहियों में। ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एक बहुत प्राइम फैक्टर रहा है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी बढ़ चुकी है अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ लेवरेज ऑन टू द बैलेंस शीट। तो यस आई थिंक थोड़े सॉफ्ट रहे नतीजे मेरे ओपिनियन में, बट कमेंट्री और शायद अर्निंग्स कॉल मैप करके कॉल लेना ज्यादा लाजमी। जी हाँ, मैं दरअसल ये प्रश्न मयूरेश जी से इसलिए पूछा क्योंकि एक बड़े मूव के बाद याद रखिएगा इसका एक प्राइस है 480 475। वो इसका लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 6 महीनों का बेस है। अगर वो रेंज टूटी तो वाकई अगर आप देखिए थोड़ा दिक्कत होगी इस स्टॉक के लिए, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, प्रभावी नंबर्स नहीं हैं, और आई थिंक बदलते सूरत हाल का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें, इस क्वार्टर को लेकर। खैर, निफ्टी बैंक एक बार फिर से एक स्विंग देके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली डे हाई ट्रैजेक्टरी बट उस क्लस्टर में आने की कोशिश कर रहा है। दैट्स गुड। थोड़ा जज करेंगे कुछ देर में कौन सा स्टॉक फ्यूचर ये मोमेंटम जनरेट कर रहा है। सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, इंडस्ट्रीज एक रेंज में है, उससे बाहर अगर आप देखें जंप करने को तैयारी नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। आप क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? मैं अभी फिलहाल मॉर्निंग से हम ये देख रहे हैं कि इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी, बट मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक जैसे नवीन फ्लोरिन है, एबीबी है, टाटा केमिकल है, काफी स्टॉक्स है जो एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। सिलेक्टिव स्टॉक्स है, हालांकि वो भी नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं वो कम है, बट उसमें अगर अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हम चुने तो एक स्टॉक है एबीबी, जो हम देख रहे हैं कि एक अपना करेक्शन का जो एक पैटर्न था वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक ने 3250 3300 से 2650 तक का एक करेक्शन स्टॉक ने दिखाया था। पिछले 5-6 सेशंस में हमने देखा है 4-5 बार स्टॉक ने 200 डीएमए से सपोर्ट भी लिया है, और अब जो रिबाउंड कर रहा है स्टॉक, वो स्टॉक अपना 2980 जो एक इंटरमीडिएट स्विंग रेजिस्टेंस था जो 19 जनवरी 2023 को स्टॉक ने जो हाई लगाया था, आज वो हाई के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है और 100 डीएमए के ऊपर फिर से एक बार लौट आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है एबीबी में, और आने वाले 2-3 सप्ताहों में अगर 2960 होल्ड कर लेता है तो 3150 3200 तक का एक अपमूव नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए अगर हम ये आ सकता है, एक पोजिशनली ये टारगेट आ सकता है। ये ट्रेड्स फिलहाल आपके लिए एबीबी और एबीबी पहले भी आइडेंटिफाई किया था। श्रीकांत हमारे साथ अब जुड़ गए। श्रीकांत, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अर्शिदा। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर स्पेसिफिक ट्रेड लेना है तो यहाँ पे हमें लगता है कि टाटा केमिकल्स ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। आज प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है, और अगर इसके ओवरऑल पैटर्न को भी देखें तो इसने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया है, और नंबर्स भी इसके काफी अच्छे थे, और अगर ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो लगता है कि एक पुल बैक इसमें बन सकता है। अगर पुल बैक बनेगा तो स्टॉक कम से कम 1070 से लेकर 1080 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 1040 में, स्टॉप लॉस रखे 1020 का, और टारगेट्स रखे यहाँ पे 1080 के। तो टाटा केमिकल्स को करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। जी हाँ, हर्षदा, आपने एक बात नोटिस करी है, आई मीन चेहरे नए आते जा रहे हैं लेकिन स्टॉक्स वही पुराने। इस रेंज में बस लोग इक्का दुक्का स्टॉक्स के दीवाने हैं। नवीन फ्लोरिन, टाटा केमिकल, बस एबीबी, नवीन फ्लोरिन, टाटा केमिकल, एबीबी अगर आप देखें यही कुछ स्टॉक्स हैं। ये इस रेंज की दिक्कत है, और उस बजट डे के हाई ने, बजट डे के लो ने ऐसा ट्रैप कर दिया है हम उस रेंज में कि पूछे मत। डायरेक्टर साहब, वो पिरामिड लेके आएंगे सुबह के, एक बार प्लीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आइएगा प्लीज़ एक बार। कैसे इस रेंज में फंस गया बाजार, आप देख सकते हैं कॉल राइटर्स प्लेस्ड है नीचे की तरफ, पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं, बिल्कुल अगर आप देखें कि रेंज में ट्रैप्ड है, और इस रेंज से अगर कुछ निकालेगा तो जनाब वो है बैंक निफ्टी। ये आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, एक बार देखिएगा। इट्स ओल्ड डेटा, आई मीन कल का डेटा है ये, पर देखिए क्या स्मूथ तरीके से, मतलब मैं क्या एस्टेब्लिश करने के चाह रहा हूँ कि वेडनेसडे तक के लिए इस जोन को राइटर्स ने ग्रैब करके रखा है, और 18,000 का जो कॉल राइटर है वो बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है, उसे कोई रिस्क फील नहीं हो रहा है। ये रिस्क कब फील करेगा, बाजार में मोमेंटम कब आएगा? लेट्स ब्रिंग बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी ज्यादा समय बिता रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी क्लोजर टू इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। श्रीकांत, एक बार याद रखिएगा, एग्जैक्टली 41,700 पे आता है आपका 20-day में, एग्जैक्टली 41,700 पे, और कल का हाई भी वही था। और एग्जैक्टली 41,700 ही हमारा 23 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी के बीच का लो है। बैंक निफ्टी किस प्राइस के ऊपर, क्योंकि अब फिर डे हाई पर आ रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट देगा आपके मुताबिक? देखिए, तो यहाँ पे अगर एवरेजेस तो नो डाउट काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ अगर इसके ओवरऑल प्राइस फॉर्मेशन को देखते हो, और अगर अक्टूबर 2022 के अक्टूबर 2021 के हाईएस्ट लेवल्स को अगर आप देखते हो, तो 21 में जो हाईएस्ट लेवल बना था बैंक निफ्टी का, वो था 41,850 के करीब का। तो उसी लेवल्स के आसपास, यानी 41,850 750 के रेंज के आसपास एक बड़ी मैं कह सकता हूँ कि बुल्स एंड बायर्स के बीच में एक बड़ी टसल हो रही है। और जब तक वापस बैंक निफ्टी इन लेवल्स को रिकैप्चर नहीं करता, तब तक मुझे लगता है इन लेवल्स के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट की क्लोजिंग 41,000, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 41,850 के ऊपर आना उतना ही जरूरी है। अदरवाइज ये मार्केट ऐसा है, जैसे आपने बताया, कि इसी रेंज को एज ए रेजिस्टेंस पकड़ के वापस रिवर्स भी हो सकता है। जी 41,800 एग्जैक्टली 20-day में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो 42,000 का कॉल राइटर है वो तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ है। और मैं 42,000 का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि 42,000 पे दो चीज़ें आती हैं इकट्ठे, एग्जैक्टली 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 42,000 का कॉल राइटर इटसेल्फ। अच्छा, एक बात किसी ने नोटिस की होगी कि निफ्टी आईटी ने आज स्थिरता दिखाई है। ये कल के हाई से ऊपर नहीं गया, कल के नीचे का जो क्लस्टर था उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं गया मानस। बट लुक एट टीसीएस। मैं मानता हूं कि ये निफ्टी आईटी और टीसीएस का चार्ट रेप्लिका है एक दूसरे का। आई मीन इट होल्ड्स आई थिंक समवेयर 26.21% वेटेज, ये रेप्लिका है। बट कल की कैंडल में और आज की कैंडल में एक डाइवर्जेंस है बिटवीन निफ्टी आईटी, मतलब टीसीएस और निफ्टी आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस में। ये डाइवर्जेंस आपको क्या विजिबल है? क्या आप टीसीएस पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? देखिए, निफ्टी आईटी की बात करिए या टीसीएस की बात करिए, दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि निफ्टी आईटी में आज हमें परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, वहां पर कंसोलिडेशन है, वहां पर वीकनेस नहीं है। मेरा समझना है कि निफ्टी आईटी में भी आपको एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उस मूव में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो टीसीएस रहेगा। आई थिंक टीसीएस लीड कर सकता है इस रैली को। तो अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी टीसीएस में खरीदारी कर सकते हैं। 3465 ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 3550 तक के टारगेट्स आप टीसीएस में देख सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, मैं एक बात, जब हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास निफ्टी आईटी को ट्रेड करने का विकल्प नहीं है, मैं ये जो बात कह रहा था ना आपसे कि निफ्टी आईटी और टीसीएस एक दोनों रेप्लिका हैं। जब आपको ये लगे, मैं तथ्य बता रहा हूँ, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा रीडिंग करिएगा और विचार करिएगा। जब आपको लगे कि मैं निफ्टी आईटी को ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे आज निफ्टी आईटी ट्रेड करना है, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे, एक बड़ा खूबसूरत विकल्प है, आपको बताता हूँ यहाँ पे। अगर किसी दिन टीसीएस पे इन आइसोलेशन कोई खबर नहीं है तो चुपचाप इसकी एक कॉल पकड़ लीजिए या पुट पकड़ लीजिए, जिसका डेल्टा 0.5 या फिर मतलब पुट या कॉल जो भी हो, जिसका डेल्टा 0.5 हो, वो कॉल पे या पुट पकड़ लीजिए एट द मनी सिंपली। वो इंडस्ट्रीज में जो वो मूव आएगा वो कॉल और पुट पैसा बना के देगी। मानस, मैं बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, और मेरा भी यही समझना है कि अगर आपको आईटी में तेजी करनी है तो सबसे पहले तो आपको टीसीएस को ही देखना है। और अभी भी जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो इस टाइम भी आप 3500 का जो कॉल ऑप्शन है टीसीएस का, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 34 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, कम से कम 70 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टीसीएस में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली ट्रेड की बन रही है। अगर चार का चौका तैयार हो तो उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर हमारे जानकारों से लेना शुरू करते हैं वो ट्रेड्स। शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ। बताइए सुदीप, क्या आइडेंटिफाई किया है?
हर्षदा जी, हम देख रहे हैं कि जैसे टाटा केमिकल में एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है, पिछले 3-4 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है स्टॉक, और आज 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम है, जाते जाते आज और कल सुबह तक एक स्टॉक अपना मोमेंटम बनाए रखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जो हिसाब से मूविंग एवरेजेस सेटअप है। तो स्टॉक के हिसाब से अगर देखें तो 1015 के स्टॉप लॉस से 1060-70 का टारगेट लग रहा है। और अगर हम सस्ता ऑप्शन में देखें तो 1050 का कॉल है जो 21-22 रुपए अभी चल रहा है, और 16 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 32-33 के टारगेट्स के लिए हम इसमें बाई कर सकते हैं। ओके, तो टाटा केमिकल्स ये चौथी दफा मेरे ख्याल में स्टॉक डिस्कस हो रहा है, और यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी है 1050 का कॉल लेकर चले, ये है वो सस्ता ऑप्शन। अगले ट्रेड के लिए किसके पास जाना है डायरेक्टर साहब? सॉरी, श्रीकांत, हाँ, F&O सुपरस्टार। बताइए श्रीकांत, क्या लेकर आए हैं? बिल्कुल, तो देखिए, अगर F&O सुपरस्टार के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है मार्केट एक रेंज के अंदर है, अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री इन दोनों के बीच में वो फंसा हुआ है। और आज जैसे वो अचानक से 17,660 या 650 के लेवल्स को छूने के बाद जो रिकवर हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद आज का जो लो है वो आने वाले 3 या 4 दिनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और शायद मार्केट एक बार 18,000 के लेवल्स दिखा सकता है। दैट इज ओवरऑल व्यू, बिकॉज इतनी शार्प रिकवरी बनती नहीं है, और अगर इतनी शार्प रिकवरी बनी है दैट मीन्स कि यहाँ पे बेयर्स ट्रैप हुए हैं। मैं कहूंगा कि हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसका रीजन यही है कि ये स्टॉक कई बार मल्टीपल टाइम्स पिछले 3 या 4 महीने में 420 418 के आसपास आने के बाद इसमें हमेशा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। आज भी 420 के आने के बाद इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, और एक वापस रिवर्सल पैटर्न बन चुका है ऑन इंट्राडे चार्ट्स। तो करंट लेवल से हिंडाल्को को लॉन्ग करे, 410 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स हम रख सकते हैं यहाँ पे 440 से लेकर 445 की। तो करंट लेवल से हिंडाल्को को लॉन्ग करें। ओके, हिंडाल्को लॉन्ग है आपका। और इस बीच बैंक निफ्टी डे हाई प्रचलन जो है पिछले कुछ सेशंस का, पैनिक को बाय कीजिएगा और वेल डिफाइंड बेसिस को बाय कीजिएगा, प्रॉफिट्स मिलेगा। निफ्टी बैंक, स्पेशली निफ्टी बैंक एट डे हाई, नो डाउट अबाउट। जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था ना कि निफ्टी बैंक 1 शेड बेटर है, ये 100 डिमा के ऊपर था, ये इस पर आईटी का प्रेशर नहीं है, इस पर रिलायंस का प्रेशर नहीं है। खैर, अब एक ट्रेड लेते हैं श्रीकांत जी के बाद। अब चलते हैं मानस जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। मानस, क्या ट्रेड है आपका? देखिए, मेरा ट्रेड एयू बैंक पे है। एयू बैंक ने कल 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। 645 का एक रेजिस्टेंस था, एयू बैंक ने उसको ब्रीच कर दिया है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, 636 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 665 तक के टारगेट्स आपको एयू बैंक में देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 650 का कॉल ऑप्शन जो कि 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए के टारगेट के लिए। यही स्मॉल फाइनेंस बैंक। और देखिए, बैंक निफ्टी क्योंकि जो अब निकल गया है 41,500 के अपने कॉल राइटर के जोन के ऊपर। जरा प्लीज 2 बजे का वो कॉल्स का आंकड़ा लेके आएंगे। देखिए, मैं कुछ देर के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ। 2 बजे हमने क्या बात की थी हर्ष, और मैंने कि सबसे बड़ा कॉल राइटर जो है वो खड़ा है 41,500 पे। उसने ग्रिप लेने की कोशिश करी इवेंट से पहले कि कम से कम अगर आप देखें कल तक का, यानी प्री पॉलिसी तक का अगर आप देखें, एक अगर निफ्टी बैंक रेंज में रहता है तो शायद मैं उसके टाइम वैल्यू को खा लूँ। लेकिन अब आप देखिए, वो कॉल राइटर जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 42 लाख का था, कैसे मात्र इस 20 मिनट में शेड होकर 38 लाख का हो गया। कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स ये मूव जनरेट कर रहे हैं, एक बार की डायरेक्टर साहब बजाऊंगा वहां पे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी कॉल हो गई मानस, डे हाई पे 647 एट डे हाई, और यस स्ट्रॉन्ग स्विंग। और कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस अप स्विंग को? बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी स्ट्रेंथ है, और HDFC बैंक में अच्छा पुल बैक है, और इंडसइंड बैंक एट डे हाई 1143 टचिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा मूव है, और एक SBI भी थोड़ा संभला हुआ है। मैं कुछ देर में आऊँगा इंडसइंड बैंक पे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, मयूरेश जी के पास चलते हैं और आज का उनका मिड कैप फंडा पिक कर लेते हैं। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक एक थोड़ा मोमेंटम प्ले पिक कर रहा हूँ मिड कैप फंडा के लिए। शैले होटल्स, इंडियन होटल्स ने शानदार नतीजे पोस्ट किए हैं, काफी होटल स्टॉक्स ने अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। शैले की खूबी 2 चीजों पे है। एक, आई थिंक इनका जो एवरेज डेली रेवेन्यू है, जो रूम रेंटल की हम बात करते हैं, ये 10,500 क्रॉस कर चुकी है। इसके लिए इनका जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम होती है वो एक्सीड हो चुकी है 6,600 रुपया पर रूम।
बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है 75% जो होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम रहता है, दैट इज इंप्रूविंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप, और ये नंबर शायद बॉटम लाइन पे भी दिख रहे हैं। जो इबिटा मार्जिन है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। 40-41% की इबिटा मार्जिन कंपनी पोस्ट करती है। डेट लेवल्स थोड़े से हाई है एट 2200 odd crores, बट मैनेजमेंट बहुत होपफुल है, बोथ बिकॉज ऑफ एन एसेट लाइट मॉडल जो ये फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा जो एफिशिएंसीज आ रही है बिकॉज ऑफ कंट्रोल ओवर फिक्स कॉस्ट। स्टाफ टू रूम रेशियो 0.9 पे आ गया है, फिक्स कॉस्ट अच्छे खासे कम हो गए, और इसके वजह से आई थिंक मार्जिन में और थोड़ा सुधार आ गया, तो बॉटम लाइन में मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है, और उसके वजह से डेट लेवल्स अच्छे खासे कम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है शैले होटल्स पे ध्यान देना चाहिए, 410 का लक्ष्य, क्योंकि हम स्टॉप लॉसेस रखते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज में। 348 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च नोट टू क्लाइंट्स के पास दिए, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, मेरे पास ये स्टॉक की बिल्कुल पोजीशन। ये फिलहाल शैले होटल्स आपके लिए ट्रेड। फटाफट रिकैप आपको इन सारे ट्रेड्स का मिल जाएगा, और फिर कुछ और स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी जहां पर अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक वो सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। सस्ता ऑप्शन सुदीप शाह का पिक, टाटा केमिकल्स 1050 का कॉल लेने की सलाह, 33 टारगेट, 16 का स्टॉप लॉस आप लेकर चले। फिर आया एफनो का सुपरस्टार, और ये है श्रीकांत चौहान की पिक, 440 के लिए तेजी कीजिए। हिंडाल्को में आज भले ही स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन स्विंग बैक में अच्छी तेजी बनती दिखाई देगी। दूसरी तरफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है मानस जायसवाल की पसंद, 665 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का इस समय लेने की, और 636 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और फंडामेंटल्स के आधार पर शैले होटल्स, जहां पर एक खरीदारी का ही कॉल इस समय लेने की सलाह है मयूरेश जोशी की। तो ये फिलहाल आपके लिए कुछ ट्रेड्स, और जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, निफ्टी बैंक देखिए वहीं पर पूरा रुझान तेजी का बनता हुआ इस घंटे साफ दिखाई दे रहा है। 200 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा इस सत्र में। अच्छा, एक स्टॉक जो ऊपरी लेवल से काफ़ी कूल ऑफ कर रहा है वो है पेटीएम। 584 पर दरअसल स्टॉक इस समय खड़ा है, हालांकि आज इंट्राडे में और इनफैक्ट 10-15 मिनट पहले ये 7% की तेजी दिखा रहा था। बात करते करते यहाँ पर ऊपरी लेवल से 2% तक का थोड़ा सा मुनाफा वसूली का प्रेशर आया है। 669 का दरअसल इसने आज हाई छुआ, और 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स पर ट्रेड देखने को मिला है। कमेंट्री हमने सुनी है, और कमेंट्री मजबूत है। बिटा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगले कुछ क्वार्टर्स में डबल डिजिट रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी। यहाँ पर जल्द ही इनको लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस इनके फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर, पेमेंट सर्विसेज को लेकर जो भी डिफरेंसेस थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और 20-30% तक की ग्रोथ की बात उन्होंने कही है। मयूरेश, आपने आई एम श्योर वो कॉन कॉल सुना है या फिर उसके एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं। अब आपको क्या लग रहा है, इज इट आउट ऑफ द वुड्स, या फिर आगे थोड़ी सी चुनौती आ सकती है? 2-3 क्वार्टर रेगुलरली इस तरह का परफॉर्मेंस आए तो शायद तब आप थोड़े से संतुष्ट होकर ट्रेड लेंगे। आप कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट को पूछेंगे अर्षद जी, तो आई थिंक यही स्टैंडर्ड आंसर आएगा कि अनदर क्वार्टर और 2 का एक सस्टेन्ड परफॉर्मेंस एंड एन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एज वेल। ये पुष्टि देगा कि आई थिंक जो ये टारगेट्स मान के चल रहे थे सितंबर ऑफ दिस ईयर, ये शायद वो टारगेट्स को मीट कर ले और कंसिस्टेंटली उसके बाद कंपनी ग्रो होती जाए। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक री रेटिंग की संभावना है अनदर क्वार्टर और 2 के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद आ जाएगी। कैन दैट स्टॉक मूव सब्सटेंशियली हायर फ्रॉम द करंट लेवल्स टिल द नेक्स्ट क्वार्टर? पॉसिबिलिटी है। आर वी विलिंग टू प्रोबेबली लूज आउट ऑन दैट 10-15% मूव अगर होती है तो बिल्कुल लूज आउट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पे आई थिंक एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि द वर्स्ट वाज रियली ओवर इन द दिसंबर क्वार्टर, एंड देन प्रोबेबली यू कैन गो विद अ रीअश्योर्ड बायस कि शायद स्टॉक्स की अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रह सकती है। तो मुझे लगता है कि एक क्वार्टर डेफिनेटली रहा। एक और क्वार्टर दीजिए, मयूरेश का ये कहना है, और अंग्रेजी में वो कहावत है ना, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। अब आपके पास चॉइस है, या तो अर्ली बर्ड रहे, पूरा वो वर्म खा लें, या फिर आधे वर्म के लिए आप थोड़ी लेट आए, उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि एक तरफा काफी धुलाई हुई है इस काउंटर की। मानस, आज के मूव्स पर कोई टिप्पणी पेटीएम में? देखिए, जो मूव था मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि 50% करेक्ट कर लिया गया है। जो पहले हमने क्रैक देखा था मेरे ख्याल से वो 850 से लेकर 434 तक के क्रैक थे, तो उसको 50% रिट्रेस कर लिया है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला है, तो अब तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, कॉशियस रहना चाहिए। हो सकता है गिरावट बढ़ सकती है, वापस 520 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
और आप खरीदारी केवल तभी करेंगे जब स्टॉक 605 के ऊपर निकलेगा। फिलहाल 605 के ऊपर निकले तभी तेजी की पोजीशन, टेक्निकली भी वो लेवल्स आ गए। याद रखिएगा 670 तक का हाई इस स्टॉक ने दिखाया है। पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर 17,766 के लेवल्स पर, 5 पॉइंट की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स, और निफ्टी बैंक अब 210 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। ये है ताजा हाल बाजार का। इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा 30 सेकंड का ब्रेक, फटाफट लौटेंगे। कुछ बंसल भी तैयार है, उनसे भी एक व्यू लेंगे इस मार्केट। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। डिप्स जिसने भी आज अगर आप देखें लोअर लेवल्स पर बाय किए, वो डिप क्लोजर टू आई थिंक 130 वो आज इस वक्त अच्छे प्रॉफिट्स में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने दो ऑप्शन जोन के बीच में निफ्टी बैंक आज रोटेट करके गए, और दोनों ही अब निफ्टी बैंक इस वक्त डे हाई पर है, और निफ्टी बैंक अभी भी प्रभावशाली इसलिए है तो डे हाई पर भी है, और अब जाता हुआ ये अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने के लिए, जो कि प्लेस्ड है 41,671 पे। आप जज कीजिए, जो ये शब्द मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वन शेड बेटर, निफ्टी का 100 डे में अभी भी 17,870 पे है, और निफ्टी बैंक ऑलरेडी उसके ऊपर है। निफ्टी का 20 डे में आता है करीब 18,877 पे, और निफ्टी बैंक कहाँ उसे छूने जा रहा है। तो निफ्टी बैंक में फोर्स है। अब एक काम करते हैं, विषय बदलते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटली इस बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बाजार में हो क्या रहा है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ श्री कुंज बंसल जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। कुंज सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मतलब मेरा तो आपसे अगर आप देखें आज तक, और मेरा बजट के बाद पहली बार आपसे ये गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। पहली बात, आपको बजट कैसा लगा? क्योंकि बजट का सही मायने में अब तक हम इम्पैक्ट बाजार पे देख ही नहीं पाए हैं, रीड ही नहीं कर पाए हैं। जो अदानी समूह की तरफ से जो पैनिक क्रिएट हुआ, आई मीन उस पैनिक जोन से अब धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बाहर आ रहे हैं। आज अदानी समूह के स्टॉक्स में स्टेबिलिटी है। आपने बजट को कैसे अप्रोच किया, और एक जो बजट के बाद की एक अच्छी शॉपिंग लिस्ट होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए इस वक्त की? जी, तो आपने सभी अच्छी चीजें पूछी हैं, तो मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। तो एक तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि बजट को लेकर जो बाजार में शॉर्ट टर्म रिएक्शन या रेस्पॉन्स होना चाहिए था, हो सकता था, वो सारा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स और न्यूज फ्लो में ढक गया, उसके प्रेशर में आ गया। तो बजट के दिन तो हमने देखा था कि मार्केट ने बजट को बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म में रेस्पॉन्स दिया, पर उसके बाद वो टिक नहीं पाया, क्योंकि काफी सारे न्यूज फ्लो आ गए, और जो आपने कहा कि काफी सारे डेवलपमेंट्स होने से इंडाइसेस में भी प्रेशर आ गया। पर एक तरह से मेरे हिसाब से वो अच्छा हुआ, और वो अच्छा इसलिए हुआ कि अब मैं आता हूं, आपने पूछा था कि बजट मुझे कैसा लगा, क्योंकि जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है, डिस्पाइट इस बात के कि ये इस गवर्नमेंट का, करंट गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, उन्होंने पॉपुलिज्म बजट बिल्कुल नहीं दिया, और उसको अपना जो लॉन्ग टर्म विजन है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए बजट दिया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जारी रखा है। उसका हम सभी जानते हैं, मोटा मोटी जो थोड़ा बहुत भी बाजार में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन। तो वो एक जो फोकस था गवर्नमेंट का, वो बहुत अच्छा था, पॉपुलिज्म की तरफ नहीं गया। तो जो मीडियम टर्म अप्रोच गवर्नमेंट की और बजट की रही है, मुझे लगता है वो ही बाजार की भी रहेगी। अब हम बजट से बाजार पे आते हैं कि अगर बजट अच्छा था और ये था, तो उसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है बाजार पे भी मीडियम टर्म इम्पैक्ट रहेगा। जैसे जैसे बजट में जो प्रावधान गवर्नमेंट ने किए हैं, स्पेशली केपेक्स को लेके, वो इंप्लीमेंट होने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा, और उसका जो इम्पैक्ट बाजार में आएगा वो पॉजिटिव होएगा। और अब मैं आपके आखिरी प्रश्न पे भी आता हूं कि उसी को लेके मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, एक छोटा सा उसके पहले मार्केट पे भी देख ले, तो हम आज की तारीख में जो निफ्टी या सेंसेक्स लार्ज कैप इंडाइसेस हैं, करीब 1.5 साल से वहीं पे है। ठीक है, बीच में हम ऊपर लाइफ हाई पे भी गए, निफ्टी के 18,800 वगैरह नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में, और नीचे में 15,200 वगैरह भी गए।
पर हम आज 1.5 साल के पहले के लेवल पे हैं, तो इफेक्टिवली 1.5 साल में इंडियन बाजार ने लार्ज कैप इंडाइसेस में कोई रिटर्न नहीं दिया है। मिड कैप स्मॉल कैप ने उससे कम ही परफॉर्म किया है, तो उससे कम ही रिटर्न दिया है। तो ये एक जो हमारा हमेशा प्रश्न रहता है कि इंडियन मार्केट तो हमेशा ओवरवैल्यूड रहते हैं, मुझे लगता है उसका भी एक जवाब है कि ये जो टाइम करेक्शन मिला है, ये एक तरह से बाजार में वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है। और कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी, मुझे लगता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो कंबाइंड स्पेस है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस केपेक्स पे रहा है, मुझे लगता है अगले 6 महीने से साल भर में इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। को लेकर बजट को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहे हो, और ऑफ कोर्स वो कैपेक्स साइकिल पर सभी की नजरें भी थी कि सरकार कितना और पुश करने को तैयार है। इनफैक्ट इसी कैपेक्स साइकिल का वाकया आज मुझे टाटा स्टील का मैनेजमेंट भी सुनाता हुआ नजर आया, जहां पर उन्होंने कहा कि वहां से थ्रस्ट आएगा, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हमने नंबर्स देखे वहां पर थोड़ी सी निराशा है। ये जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं, जहां पर हमने देखा था चाइना की डिमांड आएगी तो उनके लिए एक फायदे का सौदा बनेगा, स्पेशली ऑन द मेटल साइड कुंज, उनके लिए डोमेस्टिक स्टोरी वर्सेस दिस इंटरनेशनल स्टोरी, जहां पर यूरोप पे अभी भी थोड़ा सा पेन है। अगले कुछ क्वार्टर्स में EBITDA नेगेटिव हुआ है, एंड टू बी स्पेसिफिक ये टाटा स्टील की कमेंट्री थी। उसमें आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? क्या ज्यादा तवज्जो भारत में आने वाली अपॉर्चुनिटी पर देंगे, या फिर जो ग्लोबली अब भी अनसर्टेनिटी है उसको भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करेंगे? जी हाँ, तो न सिर्फ स्टील कंपनीज में बल्कि हम एल्यूमिनियम सेक्टर को भी देखें, एल्यूमिनियम कंपनीज को भी देखें, तो उनमें भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। तो उसका एक कारण तो यह है कि ये सब बिजनेसेस लॉन्ग टर्म, लॉन्ग साइकिल बिजनेसेस हैं, तो उनको क्वार्टर टू क्वार्टर तो देखना हमेशा से मुश्किल होता ही रहा है। तो ये व्यू लेना कि इस क्वार्टर के नतीजे खराब रहे हैं तो इसलिए डाउन टर्न आ गया क्या या अप टर्न भी आ गया क्या, थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, जैसा आपने खुद कहा कि इसमें मिक्स है ग्लोबल का भी और डोमेस्टिक का, और हमने देखा है कि स्पेशली हम इंडियन डोमेस्टिक स्टील कंपनीज पे आए तो वो काफी पिछले 6-8 महीने में डेवलपमेंट्स के थ्रू गई है। डेवलपमेंट से मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और स्टील प्राइसेस को नीचे लाने के लिए एक्सपोर्ट पे ड्यूटी को चेंज कर दिया था, और उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह स्टील प्राइसेस कूल ऑफ भी हो गए थे इंडिया में। इसी तरह हमने देखा कि चाइना में कोविड की स्ट्रिक्ट पॉलिसी चल रही थी, तो चाइना की तरफ से डिमांड में वीकनेस थी, और जब चाइना ने स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी हटाई तो इस उम्मीद में कि अब चाइना से डिमांड बढ़ेगी, स्टील प्राइसेस ग्लोबली भी ऊपर गए और उसका कुछ फायदा इंडियन कंपनीज को भी मिला। नेट हम समरी में बात करें तो पूरा जो कमोडिटी सेक्टर है, मेटल्स हो गया, उसमें स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और दूसरे भी हो गए, फेरस, जिंक, टिन वगैरह, कॉपर वगैरह, इनके शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइसेस, कंपनीज के प्राइसेस हमेशा रेस्पेक्टिव मेटल प्राइसेस के साथ मूव होते हैं, न कि नेसेसरीली उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में। और वो ही हो रहा है, और क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स बैलेंस रहेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी मेटल प्राइसेस में मुझे नहीं दिखता है। ऐसे में मुझे लगता है कि पोजीशनिंग के हिसाब से मेटल सेक्टर में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी रहेंगी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ आपने इनफैक्ट अपने पहले जवाब में ऑफ कोर्स कहा था कि कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स में जो डेवलपमेंट हो रही थी उन्होंने पूरे बजट की लाइमलाइट को थोड़ा सा हाईजैक किया। क्या वो कंसर्न्स अब पूरी तरह से फैक्टर इन हो चुके हैं, और अगर आपका उधर पैसा कमिटेड था तो क्या आपने निकाला है या होल्ड कर रहे हैं, लगाने के बारे में सोच रहे थे, तो अब क्या विचार है? तो आप जानती हैं और हमारे सुनने वाले दर्शक भी करीब करीब जानते हैं कि इन सब प्रश्नों के जवाब बहुत मुश्किल होते हैं, और स्पेशली किस टाइम फ्रेम में हम उसको डाल दें वो तो मुश्किल ही होता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर मार्च 2022 में शुरू हुआ था, अब करीब करीब 1 साल हो गया है। तो शुरू होने के महीने भर या 15 दिन 20 दिन तो बहुत इंपैक्ट रहा ग्लोबल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में भी, और न सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में उसका इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट्स में भी रहा। कमोडिटी की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स में रहा, और इवन व्हीट प्रोडक्ट्स में, एग्री प्रोडक्ट्स में रहा, क्योंकि गेहूं का वहां से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। बट उसके बाद वो 1 महीना आप छोड़ दीजिए, अब 11 महीने में से बाकी 10 महीने में उसका इंपैक्ट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है।
ऑयल प्राइस मोर और लेस हम देखें तो $80 प्लस माइनस $5 के रेंज में मूव करता रहा है। मेटल प्राइसेस भी करेक्ट हो गए। तो हम वापस इंडियन मार्केट पे आते हैं तो मुझे लगता है वैसा ही कुछ फेनोमेना हो जाएगा। समय के साथ साथ इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं कि चलो अब ये एक घटना थी, हो गई जो होनी थी, कुछ उसमें और शायद पॉजिटिव होगा, शायद कुछ और नेगेटिव होगा, वो किसी को भी नहीं पता है। पर आपको बाजार में रहना है, आपको इन्वेस्ट भी करते रहना है, जैसा मैंने कहा शॉर्ट टर्म मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ट्रेड भी करते रहना है, तो वो दूसरे डेवलपमेंट्स की तरफ चलेंगे। तो दूसरे डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन अब तो करीब करीब खत्म होने आया, पर फिर भी 7-8 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा फोकस वहां रहेगा। थोड़ा सा फोकस रहेगा कि कितना डोमेस्टिक सेलिंग प्रेशर इंडियन मार्केट झेल रहा है, और उसके बाद भी ये मानने वाली बात है कि लार्ज कैप इंडाइसेस में हमने बहुत ज्यादा टूटते हुए नहीं देखा है, तो थोड़ा सा फोकस वहां रहेगा। थोड़ा सा फोकस, जैसा मैंने कहा, ऑयल प्राइस अभी वापस से 80 से बढ़ के $88 हो गया था, अभी वापस $80 आ गया है, तो थोड़ा सा फोकस वहां रहेगा। तो मुझे लगता है बाजार आगे बढ़ चुका है और भी बढ़ जाए। अच्छा कुंज जी, आरबीआई से क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब आई मीन जब वो पॉलिसी में कितना रेट हाइक, और आपको लग रहा है कि मतलब इस और अगली पॉलिसी में कुल मिला के एक रुझान तो तय हो जाएगा कि बस अब रेट हाइक की प्रक्रिया जो है उसका अंत आ गया है? और हमने देखा है कि अब तक आई मीन लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स तक बैंक्स ने अपने एनआईएम्स को बहुत स्ट्रांगली रब देखें कमांडिंग पोजीशन में रखा है। मेरे ख्याल से अगर मैं एवरेज एनआईएम्स लेके चलूँ तो इट इज़ स्टिल अराउंड 3.20 to 3.5%। दैट्स क्वाइट हाई। और अभी भी वो बैंक्स कह रहे हैं कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं, इसी ट्रेजेक्ट्री में रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि हम भी एक टॉपिंग आउट के कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएंगे इस पॉलिसी में, और ऐसे में बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति होगी अगर यहाँ पर भी मतलब 25-50 बेसिस पॉइंट की हाई के साथ ही पूरी प्रक्रिया रुक गई तो? जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया कि बैंक्स ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन की परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव कर ली है और कंसिस्टेंट मेंटेन की है, और इस बार बल्कि इस बार नहीं, पिछले 2 या 3 क्वार्टर से उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी जुड़ गए हैं। वरना आज से हम साल भर पहले जाएं तो एक टिपिकली देखते थे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ही नतीजे डिफरेंट पैरामीटर्स पे अच्छे आते जाते थे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नहीं आते थे। पर 2 से 3 क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस दिखाया है सभी करीब सभी पैरामीटर्स पे, चाहे वो डिसबर्समेंट ग्रोथ हो, चाहे वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, चाहे वो एसेट क्वालिटी हो, और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी दिखा है, और ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइसेस की परफॉर्मेंस में भी दिखा है। हमने एक बहुत शार्प रिवैल्यूएशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा है। ये है कि एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट के शुरू के फेज में बैंकिंग सेक्टर को हमेशा से फायदा होता है, क्योंकि वो अपने असेट्स की रेट तो तुरंत बढ़ा पाते हैं, बट लायबिलिटीज की रेट बढ़ाने में टाइम लेते हैं। तो एक गैप है जो मिल जाता है, जो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगे तो फॉलिंग साइकिल में उसका नुकसान भी होता है, बट फिलहाल वो फायदे के उसमें थे। आगे ये है कि उन्होंने काफी टाइम से अपने सारे असेट्स जो हैं, लोन्स जो हैं, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में परसेंटेज में फ्लोटिंग रेट्स पे ला लिए हैं। तो उसका फायदा ये रहता है कि वो तुरंत किसी भी रेट हाइक को पास कर पाते हैं, और उनको ऑफकोर्स रेट जो गिरती है उसको भी पास ऑन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है बैंक्स ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन में है, कमांडिंग पोजीशन में है। डिसबर्समेंट ग्रोथ का जो एक स्लो डाउन का इशू था, अभी वो भी एड्रेस हो गया है। हमने देखा किस तरह से हमारी इकोनॉमी में 14 से 16% की लोन्स की ग्रोथ हो रही है। तो नेट फायदे में रहेंगे। टू कंक्लूड, आरबीआई से मुझे लगता है कि वो कल कितना रेट हाइक करते हैं या नहीं करते हैं, उससे ज्यादा उनका आगे का क्या स्ट्रेंथ रहता है वो बाजार ज्यादा कीनली देखेगा कि उसके आगे के लिए क्या बोलते हैं कि अब टॉप आउट हो गया है, या वो खुद ही अनाउंस करते हैं कि अब हम शायद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो वो देखना जरूरी है। समरी में मैं बोलूं तो मुझे लगता है शायद 25 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे, पर अगर मैं इन्फ्लेशन नंबर्स को और यूएस फेड को क्लू लूं और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस में रखे, तो मुझे लगता है कल 25 बेसिस पॉइंट भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्टेटस को अनाउंस कर देना चाहिए, और फिर आगे आने वाला जो भी उनको है, ऑफ कोर्स उनके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, मेरे जैसे आदमी के पास तो बहुत लिमिटेड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है। आरबीआई के पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। देखते हैं कल क्या उभर कर आता है। लेकिन कुंज, इन न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। पेटीएम जिसने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के संकेत दिखाए हैं, और कमेंट्री में तो ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी अब यहाँ से उस एक्शन प्लान को और भी अग्रेसिवली आगे लेकर जाएगी। स्टॉक आज इंट्राडे में 7% ऊपर था।
अच्छी ग्रोथ सब्सक्रिप्शन बिजनेस में देखने को मिली है, डिवाइस रन रेट 30,000 से ज्यादा है, लेंडिंग में ये कह रहे हैं तो 20 से 30% एवरी क्वार्टर ग्रोथ दिखाएंगे। इस नंबर पर आपका क्या कहना है? और इन्हीं नंबर्स पर दरअसल आज क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा एक्टिविटी है तो जोमेटो के फाउंडर सीईओ दीपेंद्र गोयल ने भी कुछ ही देर पहले दरअसल एक ट्वीट किया और वो आपके सामने है। वो बेसिकली कांग्रेचुलेट कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, लेकिन ये कह रहे हैं आई एम अ लिटिल लेट टू कांग्रेचुलेटिंग यू ऑन द पार्टी, क्योंकि मैं अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काम कर रहा था। तो पता नहीं जोमेटो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जैसे पेटीएम ने दिखाया है, लेकिन इस सेक्टर पर एनी न्यू थॉट्स? तो जी क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, मुझे हिंदी में एग्जैक्टली इसका ट्रांसलेशन अभी नहीं समझ में आ रहा है, आएगा तो बताऊंगा। तो ये थोड़ी सी वो पोजीशन है, इसको मैं थोड़ा सा बजट से भी लिंक करूं तो बजट के पहले हर साल कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, और फिर नहीं बढ़ता है तो हम लोग सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स राहत की सांस लेते हैं और उसको पॉजिटिवली देखते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। तो न्यू एज कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, डिजिटल कंपनीज, हम इनको जो भी बोले, करीब करीब साल भर पहले एक फेज था बाजार का, कुछ महीनों का या बल्कि भी कुछ साल एक भर का, जिसमें बाजार में बहुत ग्लोबल पैसा भी आ रहा था, सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव थे, इंडेक्स लेवल तब भी शायद यही थे जितने अभी हैं, तो इंडेक्स लेवल का उतना फर्क नहीं है, बट एक इकोनॉमी में ग्रोथ कोरोना के बाद से निकल के लो बेस का इफेक्ट मिल रहा था। तो ये सब कंपनीज अपने आईपीओ ला पाई, हालांकि जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स थे वो आईपीओ या पब्लिक मार्केट में आने के लायक नहीं थे। तो अब वो जो लॉस पोजीशन थी उसमें से एक बेयरली 2-3% का कहीं किसी ने एबिटा पे ग्रोथ दिखा दिया है, कहीं किसी ने पीबीटी पे दिखा दिया है, तो वो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स रहेंगे इन सारे स्टॉक्स के लिए और इस सारे मोटा मोटी डिजिटल सेक्टर के लिए। अभी बाजार की ये हालत है कि मैंने जैसा कहा कि 1.5 साल पहले के इंडेक्स लेवल पे हम हैं, बहुत सारे अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स के शेयर की कंपनीज के शेयर प्राइसेस रीसेंट पीक से 25-30% नीचे में मिल रहे हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। अब इसमें हम देखें तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सीमेंट सेक्टर को आप लीजिए, शेयर प्राइसेस 25-30-35% तक नीचे हैं, वैल्यूएशंस भी नीचे आ गए हैं, थोड़ा बहुत लॉस में शायद कोई भी एक आध कंपनी गई हो, नहीं तो नहीं गई है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से प्रेशर आया है। ऐसे ही हम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को ले लें, कंसिस्टेंटली कई कई सालों के इनके ट्रैक रिकॉर्ड है, ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा क्योंकि अभी डिमांड में हम स्लो डाउन चल रहा है, हम जानते हैं इस क्वार्टर के नंबर्स वीक आए, तो मुझे लगता है बाजार का पैसा उस तरफ घूम फिर के मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स का इन सेक्टर्स में मूव हो जाएगा और डिजिटल एज कंपनीज जो ये न्यूज फ्लो के बेसिस पे चलती रहेंगी उसमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट रहेगा। चलिए कुंज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, और बजट पूर्व बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, सभी रुझानों पे बातचीत, सभी अगर आप देखें महत्वपूर्ण पहलुओं पे बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी पे आते हैं, देख लीजिए जनाब, 780 पे गया और लौट के वापस आ गया। 800 का कॉल राइटर, 800 पे करीब करीब 1.26 का आउटस्टैंडिंग ओआई। वो बता रहा था 2 बजे कि मूव 780 तक का आए तो कैप्चर कर लीजिएगा। जरा एक बार इंट्राडे लेके आइए। 780 पे गया, वहां से कोलैप्स हुआ। बैंक निफ्टी कुछ देर पहले अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ गया और वहां से फिर कोलैप्स हो गया। कोलैप्स नहीं हुआ, मतलब फिर भी ठीक है, बट रेंज एस्टेब्लिश्ड अभी भी है। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख लेते हैं एक बार, रीत है तो देखेंगे, क्योंकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स को हम रोज बरोज देख के जाते हैं। BTST ट्रेड्स को पिक करने से पहले डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखने का हमारा एक रीत है, लेकिन हमारे कल के खुद के समीकरण हम पे हावी होंगे। इट्स 13 पॉइंट प्लस 13,947। मानस, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप कल के लिए? देखिए कम ऑप्शंस है अपने पास ट्रेड पिक करने के लिए। मैं आई थिंक जो एयू बैंक का मैंने कॉल दिया है उसके साथ ही रहूंगा। तो कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर जब अब मैंने रिकमेंडेशन दिया तो उस टाइम पे किसी ने खरीदारी नहीं की है और एक BTST कॉल की तरह लेना चाहता है, तो एयू बैंक में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए 642 के स्टॉप लॉस से 665 के टारगेट के लिए। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ट्रेड को दरअसल रीइटरेट करते हुए मानस, श्रीकांत आप क्या पिक करेंगे? आप म्यूट पर हैं श्रीकांत। या तो
अगर देखें तो इस मार्केट में जैसे रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिल रही है, मुझे लगता है कि जो परफॉर्मिंग सेक्टर है कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग और इंफ्रा, वहां पे कुछ एक स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है और मुझे लगता है थर्मैक्स ये एक स्टॉक है कि जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं क्योंकि इसने एक बड़े सप्लाई लाइन को क्रॉस किया है। 1990-2000 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ से स्टॉक वापस 2050 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1970 रुपए का, तो थर्मैक्स को लॉन्ग करके चलूंगा। लॉन्ग ट्रेड 2050 की तरफ फिर बढ़ सकता है ये काउंटर। सुदीप, आपका पिक? मेरा पिक होगा नवीन फ्लोरिन। हमने देखा नवीन फ्लोरिन में पिछले 3 दिन से एक बहुत अच्छा बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और आज स्टॉक ने अपने 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन करना चालू किया और अच्छे से ट्रेड कर रहा है। पूरा ट्रेडिंग सेशन सेलिंग प्रेशर भी नहीं आ रहा है ये काउंटर में डिस्पाइट मार्केट्स बीइंग चॉपी। और जो इंटरमीडिएट इसका एक रेजिस्टेंस था 19 जन का 4145, उसके ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इसको बीटीएसटी के हिसाब से लेके जा सकते हैं 4230 के स्टॉप लॉस के साथ 4380 के टारगेट के लिए। 4380 का टारगेट नवीन फ्लोरिन। इनफैक्ट नवीन फ्लोरिन, टाटा केमिकल्स, इन दो काउंटर्स पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई है आज के दिन। कावा सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेल, मुझे लगता है कि ये गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है मुझे पेट्रोनेट एलएनजी, इस पर ध्यान देना चाहिए। कल भी अच्छा मूव था, आज भी बहुत बढ़िया मूव है और ये कायम रहेगा। ट्रेड कर रहे 219 पर, स्टॉप होगा 217 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 225 के पॉसिबिलिटी। पेट्रोनेट एलएनजी 225 के लिए एक मौका यहाँ पर दिख रहा है तेजी की तरफ। अब बारी मयूरेश की। मयूरेश, कोई स्टॉक? हाँ, ऑटो एंसिलरी से प्रिकॉल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दो चीजें हो रही है। एक तो आई थिंक इनका जो कनेक्टेड ऑटोमेशन है, जो डिस्प्लेज बनाते हैं, ये लेटेस्ट टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प के लिए बना रहे हैं, 4 व्हीलर्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। सारे कस्टमर्स हैं इनके, 2 व्हीलर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, ऑल द लीडिंग प्लेयर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हीरो, बजाज, अशोक लेलैंड, टू दैट लाइक्स। दूसरी चीज आई थिंक जो नंबर्स हैं, पिछले साल 1450 करोड़ किया था 12% इबिटा मार्जिन, पिछले तिमाही में 500 करोड़ किया था 13% इबिटा मार्जिन विद इनपुट कॉस्ट कमिंग ऑफ। मुझे लग रहा है कि इबिटा मार्जिन में एक एक्सपेंशन बहुत ऑब्वियस देखने मिलेगा। नेट डेट लेवल्स बहुत कम है बैलेंस शीट के ऊपर और 2.25% का अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। तो प्रिकॉल को जरूर ध्यान में रखा जा सकता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म। प्रिकॉल एक ट्रेड जो मयूरेश ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए, सभी तेजी वाले ही ट्रेड्स और बहुत ही कुछ ऑफ कोर्स रिपीट हुए हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस और नवीन फ्लोरिन, लेकिन थर्मैक्स, प्रिकॉल जैसे ट्रेड्स पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए जहां पर मौका है इस समय ट्रेड लेने का। जीएसएफसी के नतीजे इस बीच आ रहे हैं जहां पर मुनाफा बढ़ा है और 410 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस समय। इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट के नंबर्स भी स्क्रीन पर रखते हैं और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दर्शकों के लिए। अंबुजा सीमेंट 253 का मुनाफा बढ़कर 369 करोड़ पर हो गया है। तो ये स्टैंड लोन आंकड़ा काफी बेहतर आता हुआ, याद रखिएगा जो अनुमान था वो करीब करीब 300 करोड़ का था, उम्मीद से बेहतर अंबुजा सीमेंट का ये फिलहाल प्रॉफिट का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यू स्टैंड लोन बेसिस पर 4128 करोड़ पर आया है। यहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 4060 करोड़ के आसपास थी। तो मुनाफे और रेवेन्यू के पैमाने पर कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन आपको पेश किया है। रेवेन्यू बढ़कर जो आया है वो 3740 करोड़ से बढ़कर 4129 करोड़ के आसपास आता हुआ। तो नंबर्स दोनों ही दरअसल बीट है। स्टॉक लगभग धीरे धीरे करके अपनी चाल को और मजबूत करता हुआ क्लोजर टू 1% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। गावा साहब, टेक्निकली पहले तो एक टेक चेक दीजिए। कंस्ट्रिंग स्टॉक काफी टूटा है हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सी के मद्देनजर। इन लेवल्स पर क्या व्यू है? नतीजे अच्छे और उम्मीद से बेहतर। अंबुजा सीमेंट की बात करें, अंबुजा सीमेंट मैंने बाय दिया था पहले, कुछ दिनों पहले, आई थिंक थर्सडे को दिया था। मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है। ऑल टाइम हाई 598 है। टेक्निकली जो जगह है बाउंस करने की अराउंड 310 की करीब थी, वहां से बाउंस मिला है। 4 दिन का एक अपमूव मिला है हमको अंबुजा सीमेंट में। इसमें अगर डिप्स मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक बार ये 412 पार कर लेगी तो मैं कहूंगा द वर्स्ट इज ओवर। एक्चुअली मुझे लगता है द वर्स्ट इज ओवर। अगर नीचे और भी जाता है तो 315 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगता मुझे, लेकिन लगता है वो नहीं जाएगा। अगर डिप मिलता है अंबुजा सीमेंट में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बाय ऑन डिप्स अंबुजा सीमेंट।
सीमेंट बाय ऑन डिप्स और हर पैमाने पर दरअसल कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। प्रॉफिट और रेवेन्यू का आंकड़ा मैंने आपको पढ़कर बताया। अब आप देखिए एबिटा लेवल 626 करोड़ तक का एबिटा एक्सपेक्टेशन था ये 550 करोड़ पर आएगा, तो उससे काफी बेहतर ये नंबर है। मार्जिन के फ्रंट पर भी अनुमान यही था कि 13.5% तक मार्जिन रहेंगे, लेकिन उससे बेहतर कंपनी ने डिलीवर किया है। 15% के मार्जिन आ गए हैं। तो ऑफ कोर्स एक 61 करोड़ का एक मुश्त घाटा है, उसके बावजूद वो रेवेन्यू में प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा और ऑपरेशन लेवल पर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो स्टॉक करीब 2% ऊपर। परहैप्स इन कोर नंबर्स की जो क्षमता है यही मार्केट में इस स्टॉक की तरफ ज्यादातर जानकारों को पॉजिटिव रख रही थी। मयूरेश, Totally. And in fact, मैं just press release उनकी presentation देख रहा हूँ. I'm not completely gone through that, but in fact, volume growth भी quarter on quarter 7% से बढ़ी है. If I'm not mistaken, that is what the release is saying at this point of time. हाँ, at 13.7 MTPA. You're right. Cost control achieve किए और EBITDA margin में एक अच्छा expansion हुआ है. They are expecting cost controls to go even further. जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी press release से. तो yes, I think prima facie numbers are looking good. मैनेजमेंट कमेंट्री क्या देगा? डिटेल्स आएंगे मैनेजमेंट कमेंट्री में, लेकिन नंबर्स अच्छे और वो स्टॉक इसीलिए लगभग 1 से 2% अब आ चुका है। फटाफट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 13.7% तक के वॉल्यूम्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। दैट्स नियरली 7% अप क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। चलिए अमुजा की बात आपकी स्क्रीन पर, स्टॉक को रिविजिट करेंगे आगे, लेकिन आज डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है? यतन हमारे साथ है, यतन बताएं। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे अर्षदा, एसबीआई और ऑब्वियसली यहाँ हमने देखा है रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन प्रॉब्ली ये अदानी ग्रुप का रब ऑफ इस स्टॉक पे आया, इसके लिए यहाँ करेक्शन हुआ। लेकिन डीलर्स बहुत कॉन्फिडेंट है, यहाँ काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस आज बिल्ड कर रहे हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं उनके हिसाब से, और उनको लगता है 560 से 570 के लेवल्स यहाँ थोड़े बहुत 2-4 दिन के होराइजन से आपको आने चाहिए। आज बीटीएसटी की ट्रेड भी वो यहाँ इस स्टॉक में ले रहे हैं। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, ये एक स्टॉक है सुबह से वीक है, लगभग 2 से 3% की कट आपको दिखाई दे रही है। इसका प्राइमरी रीजन शायद ये भी होगा कि चाइना में जो फिनॉल स्प्रेड्स हैं, यानी जो फिनॉल केमिकल पे जो कंपनी बनाती है, इस पे जो मार्जिन हैं वो लगातार गिर रहे हैं, और शायद यहाँ आपको रिजल्ट्स में भी थोड़ी बहुत वीकनेस आएगी। तो रिजल्ट्स के पहले यहाँ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1680 से लेकर 1700 के टारगेट्स यहाँ लोअर साइड पे आने चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ फ्रेश शॉर्ट्स वो अपने क्लाइंट्स के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, दीपक नाइट्राइट आप देखें, शॉर्टिंग का आइडिया आपके स्क्रीन पर दीपक नाइट्राइट को लेके आइएगा करीब 1780 पे। यस यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक नाइट्राइट में एक और फियर है, याद रखिएगा। आज का लो तो फिर भी आई थिंक थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसका एक लो था मिड ऑफ जुलाई, इनफैक्ट मिड ऑफ CY22, वो करीब 1670 के रेंज में था। 1670, 1680, 1690 के रेंज में वो जोन टूटा तो शायद दिक्कत और बढ़ेगी, और इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है पिछले कुछ दिन के स्ट्रॉन्ग स्विंग में। मीनवाइल निफ्टी अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट, मतलब माफ कीजिएगा, करीब 17,700 की ट्रेजेक्टरी में फिर लौटता हुआ। मात्र अगर आप इस कार्यक्रम के दौरान इसका बिहेवियर देखें ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी 17,710 पे, यही व्यू रखा था कि नीचे 17,660, 17,770 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लॉन्ग आपने पिक किया है तो 780, 790 के जोन में लिक्विडेट कीजिए। 780 का एग्जैक्टली इस कार्यक्रम के दौरान हाई लगाया, फिर कोलैप्स हुआ और 708 पे आता हुआ, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेकिन अगर किसी ने इस आखिरी के 15 मिनट में बहुत अच्छा स्विंग दिया है तो अभी जो रिजल्ट्स हर्षता पड़ रही थी, अंबुजा सीमेंट्स, नाउ इट्स 387 स्ट्रॉन्ग स्विंग देखिए, अगर आप देखें एक अच्छा मूव दिया इसने, और करीब अभी अगर आप देखें टिक बाई टिक चार्ट्स में लगभग 391 का एक स्विंग हाई लगा के आया। हालांकि मॉर्निंग हाइस बहुत ऊपर के थे, बट प्रैक्टिकली ऑन नंबर्स अभी इसने स्विंग दिया। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, बीटीएसटी ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं, आकलन इस कार्यक्रम में पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेक्टोरियल बिहेवियर को जज करने की कोशिश करते हैं, मतलब ओआई के लिहाज से। हम एक्सपायरी मतलब मंगलवार एक्सपायरी माइनस 1 डे पे कल ट्रेड करेंगे। किन किन सेक्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्योंकि हम अदानी एंटरप्राइजेस को यहीं पे रखते हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था, और एक कॉनकॉर में अच्छा बिल्डअप था। लेकिन इसी स्पेस से एक एडवांटेज इंडिगो ने हटा लिया, क्योंकि इंडिगो आज टेलो के आसपास क्लोज हो रहा है, मतलब शॉर्टिंग काफी से स्टॉक में हुई है। तो अदानी एंटरप्राइजेस अगर आप देखें इसकी क्लोजिंग बहुत इंप्रेसिव होती हुई।
ऑटोमोबाइल्स में आज काफ़ी अच्छी खासी शॉर्टिंग थी। अपोलो टायर्स में शॉर्टिंग थी और साथ ही साथ अशोक लेन में शॉर्टिंग थी, एस्कॉर्ट्स में शॉर्टिंग थी। सिर्फ यहाँ पर दो स्टॉक्स, मदरसन सुमी और साथ ही साथ बजाज ऑटो, ये दो स्टॉक्स जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था और अच्छा लॉन्ग साइड पे ओ एडिशन हुआ। बैंक्स में क्या हुआ? बैंक्स में ओवरऑल प्राइस ठीक ठाक रहे। निफ्टी बैंक करीब करीब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हाई लगा के आया। सेम हाई था जो कल था, वही था। मैं पॉइंट टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एवरेज के टर्म्स में बोल रहा हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टॉप वाई गेनर 2.8%, 2% का प्राइस का इजाफा। सीयूबी 4.3%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.4% और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक में 1.6%। ओवरऑल बैंक्स अच्छे थे। फाइनेंस और अगर आप देखें किस स्पेस में लॉन्ग था, रियलिटी में अगर आप देखें डीएलएफ के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। मतलब कमेंट्री भी आपने सुनी होगी सीएनबीसी आवाज़ पे, काफ़ी अगर आप देखें अच्छी कमेंट्री थी। और आज डीएलएफ में लॉन्ग बिल्डअप हुआ, आज ओबराय रियलिटी में लॉन्ग बिल्डअप हुआ, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में शॉर्ट कवरिंग थी और साथ ही साथ इंडियन होटल्स में आज अगर आप देखें लॉन्ग बिल्डअप हुआ। तो एक और स्पेस जहाँ पे अच्छा खासा मूव था, स्पेशली डीएलएफ आज करीब 1% ऊपर। और जहाँ तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, एबीबी, इस कार्यक्रम में आज एबीबी की चर्चा बहुत हुई, 8.7% बिल्डअप और साथ ही साथ कमिंस इंडिया 8.9% बिल्डअप। और एक स्टॉक और जिसको मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, सिमंस 1% का बिल्डअप है। जहाँ तक प्राइस का भाव सवाल है, 1.25% का प्राइस है। तो कैपिटल गुड्स भी आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे आज। और एक लास्ट में एक सेक्टर का जिक्र यहाँ पे और कर देता हूँ जिसमें आज थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्टिंग थी, और वो था एफएमसीजी बास्केट। आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है डाबर में, ह्यूज 8.4%। उसके बाद मैरिको 4.5%। आईटीसी में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया गया। और साथ ही साथ आज एक स्टॉक और ब्रिटानिया, यहाँ पर भी लॉन्ग्स को अनवाइंड किया गया, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया गया। लेकिन अब इस क्लोजिंग को थोड़ा सा और बारीकी से समझने के लिए, देखने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, वॉल पे चलेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा टाटा केमिकल का, एबीबी का और नवीन फ्लोरिन का। हर्षदा जी हाँ वीरू, ये सभी वो काउंटर्स जिन्होंने आज थोड़ा सा मार्केट को संभालने में और पॉजिटिव टेरिटरी में रखने में पूरी मदद की है। 2-3 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो प्योरली कैश मार्केट वाले ट्रेड है और सेकंड हाफ में हम उसको एड्रेस भी कर रहे थे। लेकर आइएगा स्क्रीन पर जोमेटो, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो लगभग 5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। बस दीपेंद्र गोयल की वो स्टेटमेंट ट्विटर पर कि वो भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर ही काम कर रहे हैं। स्टॉक देखिए क्या भागा, 50 रुपए के लेवल्स आ चुके। और पेटीएम जहां पर हमने देखा है नंबर्स के बाद अच्छी तेजी बनी। इनफैक्ट कुछ तो ब्रोकरेजेस ने इसको थम्स अप भी दिया है, 5.5% तक के इजाफे के साथ वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आखिरी 2-2.5 मिनटों में मार्केट की चाल कहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। 17,708 के लेवल्स पर निफ्टी 55 पॉइंट नीचे, हल्की सी ऊपरी लेवल से नरमी देखने को मिली है, लेकिन लार्जली हमने देखा एक रेंज में ही मार्केट रहा है। आज जो कॉन्फिडेंस आया वो निफ्टी बैंक की तरफ से आया। निफ्टी बैंक इनफैक्ट एक समय में तो अच्छी खासी 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा था। ऊपरी लेवल से थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन ने लेकिन मार्केट ने ट्रिम की और उसके बाद हम थोड़ा बहुत 97 से 100 पॉइंट ऊपर जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। याद रखिएगा कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक दरअसल मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, लेकिन ज्यादा इस बात पर ध्यान होगा कि क्या कमेंट्री आती है इसके बाद वाली पॉलिसी पर, वहां पर किस तरह की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। और अगर थोड़ा सा भी हिंट आ जाए कि थोड़ा सा होल्ड करते हुए रिजर्व बैंक दिखाई देगा तो शायद एक और रैली की तैयारी होगी। तो निफ्टी बैंक आज का आउट परफॉर्मर। निफ्टी आईटी का ज्यादा कुछ योगदान नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव ही देखने को मिला है। आपके लिए लेकर आते हैं 1-2 ट्रेड जहां पर काफी ज्यादा हरकत देखने को मिली है आज के दिन। एक तो टाटा स्टील स्क्रीन पर रखिएगा, नतीजे में दबाव देखने को मिला था, उस लिहाज से हमने देखा स्टॉक 5-5.5% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर पहले आए अंबुजा सीमेंट के नतीजे जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस है और ओनरशिप चेंज होने के बाद हमने देखा है बहुत सॉलिड क्वार्टर ये निकल कर आया है। लगभग 2% के गेन्स पर ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ऑपरेशनली अच्छी तिमाही कंपनी के लिए साबित होती हुई दिखाई दी है। चंबल फर्टिलाइजर के नतीजे इसी शो के दौरान आए थे और वहां पर हमने देखा है क्योंकि ये वायदे वाला काउंटर है इसीलिए मैं आपके सामने पेश करें, करीब 1.5% के नुकसान पर दरअसल ट्रेड बना। थोड़ी सी नरमी यहां पर आती हुई जरूर दिखाई दी। अब आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे जो आपको पूरा मार्केट का पिक्चर साफ दिखा देगा।
कहां पर तेजी कहां पर मंदी देखने को मिली, क्योंकि हम थोड़े से नेगेटिव साइड पर जाकर टिक रहे हैं। आज हिंडाल्को टाटा स्टील में हमने देखा मुनाफा वसूली का दबाव। आईटीसी और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में वो खबर छपी थी कि शायद स्टॉक में जो तेजी आई है उसके मद्देनजर सूटी का स्टेक सेल होता हुआ दिखाई दे सकता है सरकार की तरफ से, तो स्टॉक आया 2 से 2.5% नीचे। मारुति, टाटा मोटर्स जैसे ऑटो कंपनियों में मुनाफा वसूली का दबाव। HUL के साथ, आईटीसी के साथ HUL, आपका ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में भी करेक्शन देखने को मिला है आज। हालांकि तेजी की तरफ क्या रहा, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट दोनों में खरीदारी। आज डॉक्टर रेड्डीज पॉजिटिव साइड पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। और बैंकों में कोटक 1.5% ऊपर, इंडसइंड में करीब 1% तक का इजाफा देखने को मिला। HDFC बायोविस्का पॉजिटिव टेरिटरी में आया, हल बहुत ही मामूली सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा कुछ खरीदारी थोड़ी बहुत देखी गई थी। आज ICICI और एक्सिस की तरफ से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखा गया और ना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दरअसल आज के इस एक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। तेजी नहीं हुई, एकदम शांत थे वो काउंटर्स, वहां पर दबाव देखने को मिला। 17,714 ये फिलहाल है लेवल, 50 पॉइंट नीचे आज निफ्टी जाकर टिकता हुआ। निफ्टी बैंक 41,451 के आसपास जाकर टिक रहा है, लगभग 80 अंकों से तक की बढ़त देखने को मिली है। तो एक और सत्र जहां पर हमने देखा एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड नजर आया है एक बड़े इवेंट से पहले। और बड़ा इवेंट क्या, कल है भारत में ये रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व इतना बोलते रहते हैं, वो फेडरल रिजर्व ही निकल गया। रिजर्व बैंक की बैठक का आखिरी दिन और कल खुलासा होगा कि ब्याज दरों को लेकर अब आरबीआई का स्टांस क्या रहने वाला है। फटाफट आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में आज के मुकाबले के रिजल्ट्स या फिर जो स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। आशीष ने नोवोको और TCPL पैकेजिंग तेजी की तरफ रखा, लेकिन वीमार्ट और फेकेम ऑर्गेनिक्स मंदी की तरफ, और फेकेम की काफी धुलाई हुई थी, 12% नीचे आज। दूसरी तरफ यतिन ने इनके साथ मुकाबला खेला तो एक्शन कंस्ट्रक्शन 6% ऊपर रहा, लेकिन खराब नंबर्स पर टाटा स्टील, LIC हाउसिंग, मुथूट सब मंदी वाले ट्रेड्स इन्होंने पिक किए थे और वही नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी आते हुए दिखाई दिए हैं। यह फिलहाल आपके लिए स्थिति। अच्छा, निफ्टी बैंक एडजस्टेड नंबर अगर आप देखेंगे फिर वो एडजस्ट होकर तो 116 पॉइंट की बढ़त आ गई है, तो 41,490 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक जाकर टिका है। अच्छी क्लोजिंग निफ्टी बैंक की, और निफ्टी वहीं अगर आप देखें 17,700, तो निफ्टी बैंक वैसे भी आज़ाद था हटता है, और निफ्टी के साथ दिक्कत थी, उसे निफ्टी IT का दर्द झेलना था, तो उसके साथ वो एक एडवांटेज था। खैर, मंगलवार भी बीत गया, अब इंतजार रहेगा बुधवार का, और बुधवार के दिन पॉलिसी, बड़ा दिन, और शायद उसी को बाजार कहीं ना कहीं चीज़ कर रहा था। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में मेरी हर्षदा आशीष की। तब तक के लिए नमस्कार।